हाय आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बोर्ड एग्जाम्स के हमारे पीवाईक्यूज, बोर्ड एग्जाम के हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड कुछ यहाँ पे जो पीवाईक्यू बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं हमारे वो। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का सेशन काफी स्टूडेंट्स को विजिबल नहीं दिख रहा है, उनको लग रहा है हुआ ही नहीं है, बट वो समय से हो गया था। सिर्फ क्या हुआ था, वो रिकॉर्डेड के जगह लाइव हुआ था, तो आपको चैनल के लाइव सेक्शन में वो दिखेगा। तो जिन भी स्टूडेंट्स का अगर इन केस मिस हो गया है तो आप लाइव सेशन में देख सकते हैं, या बेहतर है डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप सीधा वो लिंक ही फॉरवर्ड कीजिए, जो भी सेशंस आएंगे उसी लिंक के तहत अपलोड होते जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि 60% स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे ही देख रहे हैं, सो अच्छी बात तो नहीं लग रही है मुझे। सो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि कोई भी दूसरी टाइप की वीडियो भी आपकी मिस नहीं हो। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज मैं आपको बताना चाहूंगा हमारा सीरीज इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने चौथी प्लेलिस्ट भी ऐड कर दी है। तो काफी लोग बोल रहे थे फिजिक्स का प्रैक्टिकल आने वाला है, कुछ बताइए फिजिक्स के प्रैक्टिकल से रिलेटेड, कुछ वाइवा क्वेश्चन रिलेटेड। मैं आपको बता दूं हमारी अगेन पूरी बोर्ड एग्जाम्स की फिजिक्स प्रैक्टिकल की प्लेलिस्ट यहाँ पर है। तो जिन लोगों को भी फिजिक्स डिटेल में पढ़ना है पूरा का पूरा, तो दैट इज द एवरग्रीन वन शॉट सीरीज आप देख सकते हैं। एकदम कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स पढ़ना है, तो जिनको फिजिक्स रिवाइज करना है, रिवाइज बोर्ड एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, जेईई पूरा किया है, सीईटी पूरा किया है, पर बोर्ड्स का रिवीजन चाहिए, सो दिस इज द सीरीज। एंड बोर्ड्स के न्यूमेरिकल्स के लिए दैट इज द एप्रोप्रिएट सीरीज। ओके, एंड प्रैक्टिकल की सीरीज की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। 2025 में सवाल कौन से आए थे, एक बार उसके ऊपर थोड़ा सा गौर फरमा देते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल बिलोंग्स टू डायथर्मिनस सब्सटेंस। तो ये रेडिएशन का एक सवाल है, जहां पे हम अलग अलग टाइप के डेफिनेशंस पढ़ते हैं कि थर्मनस कौन से हैं, डायथर्मिनस कौन से हैं, ओपेक कौन से हैं, वगैरह वगैरह। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। उसके बाद एक सम है, जो आप केमिस्ट्री के बेसिस पे भी कर सकते हो, प्योर केमिस्ट्री के बेसिस पे। उसके बाद एक प्रॉपर स्टेफेंस लॉ का सम है। एंड लास्ट में है स्टेट एंड प्रूफ किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन, यानी आपको प्रूफ करना है ए ई के बराबर कैसे होगा। थोड़ी देर में हम ये सारी चीजें कवर करेंगे। 2024 की बात करें तो जो मोस्ट प्रिडिक्टेड होता है मेयर्स रिलेशन, सीधा मेयर्स रिलेशन ही 4 मार्क्स के लिए आया है, 3 मार्क्स के लिए, एंड इन दोनों बड़े क्वेश्चन आए हैं। एंड उसके बाद एक सम और फेरीज ब्लैक बॉडी का डायग्राम। फेरीज ब्लैक बॉडी का डायग्राम मैं आपको बता दूं कम से कम 20 साल से आ रहा है, मतलब जब से आपका बोर्ड बना है ये सब चीजें हुई है। 2011 के पेपर में भी है, 16-17 वाले सिलेबस में भी है, ये आपके हर सिलेबस में रहता है। ओके, चलिए, कहने का मतलब काफी पुराना क्वेश्चन है। अगेन 2023 में देखें तो प्रेशर का डेरिवेशन आया है सीधा का सीधा, एंड अगेन सम्स एंड फॉर्मूला पूछी गई है। तो कंक्लूजन पीवाईक्यूज को नहीं देख के भी कंक्लूजन वही है, पीवाईक्यूज को देखते हुए भी कंक्लूजन वही है कि आपका पूरा का पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, पूरा चैप्टर ही। एंड कंपैरेटिवली चैप्टर में संघर्ष भी नहीं है, जैसे रोटेशनल और मैकेनिकल में संघर्ष करना पड़ता है, यहाँ पे वैसा संघर्ष भी नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के हमारे रिवीजन सेशन को। चलिए, सो डेफिनेशंस, पहले डेफिनेशन यहाँ पे हो जाता है आइडियल गैस का। सो आइडियल गैस को हम डिफाइन कैसे करेंगे। सो डेफिनेशंस वही है, 1 मार्क के लिए भी आती हैं, 2 मार्क के लिए कोई क्वेश्चन आए तो भी डेफिनेशन से स्टार्ट करो, एंड उसके बाद एक्सटेंशन लिखो जो मैं आपको बताते जाऊंगा। एंड 3 मार्क के लिए भी कोई भी क्वेश्चन आए तो स्टार्ट विद द डेफिनेशंस। आइडियल गैस, अ गैस दैट सेटिस्फाइज द आइडियल गैस इक्वेशन, उसी को कहा जाता है आइडियल गैस। सिंपल, सोबर, खत्म। आइडियल गैस का डेफिनेशन ही क्या है, आइडियल गैस का डेफिनेशन जो परफेक्ट डिफाइन ही हम इस तरीके से करते हैं, जो भी इक्वेशन मेरी आइडियल गैस, जो भी गैस मेरी इक्वेशन पीवी इज इक्वल्स टू दी एनआरटी को सेटिस्फाई करती है, उसी को हम कहते हैं आइडियल गैस। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। Molecules. A gas consists of very large number of extremely tiny particles called as molecules. अगेन मॉलिक्यूल्स आपको आ जाए तो आप लिख तो बहुत सकते हो, प्रिसाइसली क्या लिखना है, प्रिसाइसली आपको गैस से रिलेट करके लिखना है, बिकॉज चैप्टर में हम गैसेस के बारे में पढ़ रहे हैं।
ठीक है, चलिए उसके बाद पूछा गया है फ्री पाथ। फ्री पाथ का आपको डेरिवेशन भी है, फॉर्मूला भी है। सो अगेन 1 मार्क के लिए आए तो इतना ही लिखो, फॉर्मूला लिख दो। 2 मार्क के लिए आए तो थोड़ा सा और एक्सटेंड करके लिखो, डायग्राम वायग्राम बड़ा बना के लिखो। सो क्या है फ्री पाथ? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशंस। तो गैस का हमारा लॉजिक कैसा होता है, यहाँ पे जो भी कीवर्ड्स हैं उनको मैं हाईलाइट करता जा रहा हूं। गैस का हमारा लॉजिक क्या होता है? गैस का लॉजिक यही होता है, एक गैस के कंटेनर के अंदर हजारों मॉलिक्यूल्स होते हैं और हजारों मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली मोशन कर रहे हैं। बिकॉज वो मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली मोशन कर रहे हैं, सो वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को बार बार हिट करते रहते हैं। क्या करते हैं? आपस में बार बार एक दूसरे को हिट करते रहते हैं। और ये जो हिट करते हैं, सो हिट करते हैं ये लोग इलास्टिक कोलिजन से। तो समझो यही क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आ जाए तो आप क्या लिख सकते हो, इलास्टिक कोलिजन का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। और जो मैंने ऊपर डायग्राम बना के बताया है आप वो भी लिख सकते हो, 2 मार्क्स का हो 3 मार्क्स का हो। क्या लिखोगे? अ गैस टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर इन। गैस कहां पे होती है? तो जो भी कंटेनर में हम रखते हैं वहीं पे होती है। So gas molecules are constantly in the state of motion. Since they are moving continuously, so they collide with each other. Their collision is referred to as the elastic collision. ओके तो ऐसा करके आप लिख सकते हो। एंड फिर आप वापस से डिफाइन कर सकते हो मीन फ्री पाथ। सो मीन फ्री पाथ का मतलब होता है टक्कर तो बार बार हो रही है, बट जो एवरेज है, जो मीन है उसका, द एवरेज डिस्टेंस जो कवर करेगा हमारा गैस मॉलिक्यूल बिटवीन द सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड एज मीन फ्री पाथ। एंड दिस इज समवॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपको एक्चुअल में इसका फॉर्मूला भी है। एंड आप देखोगे आपसे 1 साल तो यही फॉर्मूला डायरेक्टली यहां से पूछा गया है। जिनको पता है डायरेक्टली बता सकते हैं, जिनको नहीं पता है थोड़ी देर में हम इन सब चीजों पे आएंगे। मीन वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी के चांसेस बहुत कम हैं, ना के बराबर हैं, बिकॉज यहाँ पे हम लोग मीन वेलोसिटी को ध्यान में नहीं रखते हैं, हम लोग आरएमएस वेलोसिटी को ध्यान में रखते हैं। बट बात वही है आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर। तो आपको पता तो तीनों चीजें होनी चाहिए, ठीक है। सो दैट इज द बेसिक्स ऑफ फंडा। मीन वेलोसिटी तो वही है स्कूल में जैसे हम पढ़ते थे कि सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी को ऐड कर दो, डिवाइड कर दो n से, वही हो जाता है मीन वेलोसिटी। मीन वेलोसिटी इंडिकेट किया जाता है कुछ इस प्रकार से, या तो आप ऊपर से ऐसा बार भी लगा सकते हो। सो लेट n बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर। तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं, n है ऐसा बोल दिया। लेट v1 v2 v3 डॉट डॉट, रोटेशनल डायनामिक्स के जैसे, लेट r1 r2 r3 बी द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द एक्सिस, राइट। So v1, v2, v3 be their velocities, then their average velocity is defined as. तो डायरेक्टली आपका फॉर्मूला बेस्ड हो गया। सारे डेफिनेशंस आपके थ्योरी बेस्ड नहीं होते हैं, काफी डेफिनेशंस आपके मैथमेटिकल बेस्ड होते हैं, जहां पर आपको सिर्फ मैथमेटिक्स को इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखना होता है। चलिए उसी प्रकार से यहां पर आ गया मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड यहां पर आ गया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। आपको प्रोसेस समझ गया होगा। सो यहां पे क्या करना है, एवरेज the average of the or mean value of the squares of the velocity। तो जैसा डेफिनेशन हमने लास्ट में लिखा था वैसा ही डेफिनेशन रहेगा, सिर्फ यहाँ पे अभी हम लोग सिर्फ वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं कंसीडर करेंगे बट कंसीडर करेंगे उनके स्क्वायर्स। ओके तो v1 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर, डॉट 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 vn का स्क्वायर। याद रखना डिवाइड में n हमेशा वही रहता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में हम कोई भी छेड़खानी नहीं करते हैं, रिगार्डलेस ऑफ न्यूमरेटर से आप कोई भी चीज की छेड़खानी करो। फाइनली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सो अभी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को ही कहा जाता है आरएमएस वेलोसिटी। तो आरएमएस वेलोसिटी में हम लोग करते क्या है, आरएमएस वेलोसिटी में हम करते हैं आरएमएस, तो पहले पहले करते हैं स्क्वायर, उन्हीं स्क्वायर्स का लेते हैं हम एवरेज, यही जो एवरेज लिया है इसी के ऊपर लगा देते हैं रूट। एंड बिकॉज ये देखने में अजीब लग रहा है सो इसी को हम लिख देते हैं यहाँ पे आरएमएस। सो इट इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन स्क्वायर, क्या क्या, स्क्वायर रूट ऑफ द मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ n molecules, ठीक है। सो इफ n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देन यहाँ पे अगेन आप वही पैटर्न फॉलो यहाँ पे कर दोगे। सो दैट्स इट, यही हो जाता है हमारा बेसिक सा फंडा। इधर स्क्वायर हो गया
ये पूरे का एवरेज निकल गया एंड फाइनली यहाँ पे हमने रूट दे दिया। सो यही हो जाती हैं हमारी छोटी मोटी डेफिनेशंस जो मैटर करती हैं। थर्मोडायनामिक्स का भी अभी आप जब नेक्स्ट सेशन देखोगे आपको रियलाइज होगा 3 साल में कोई भी बड़ी चीज पूछी ही नहीं है, सारी छोटी छोटी चीजें पूछी गई हैं। ओके चलिए, सो व्हाट आर गैस लॉज? गैस लॉज आपके बहुत ज्यादा सिंपल हैं, आपके 3 लॉज हैं। सो हम लोग लिखेंगे कैसे? ए के बाद आता है बी, सो होता है बॉयल्स लॉ। बी के बाद आता है सी, तो होता है हमारा चार्ल्स लॉ। ए बी सी डी ई एफ जी, सो यहां पर आ जाता है हमारा गे-लुसैक्स लॉ। पूरे हमारे गैस की, चाहे वो केटीजी हो चाहे थर्मोडायनामिक्स हो, कुछ भी होने दो, हमारा मेन इक्वेशन हमेशा एक ही रहता है, पीवी इज इक्वल टू दी एनआरटी के बराबर। तो उसको तो हम एज इट इज वैसे का वैसा ही रखेंगे। सो यहाँ पर अभी लॉजिक क्या हो जाएगा? लॉजिक हमारा यही हो जाएगा, n नंबर ऑफ मोल्स हैं, आपको भी पता है मुझे भी पता है, कांस्टेंट है क्योंकि हम 1 लेते हैं इनिशियली, या हमारे हाथ में है। R का तो नाम ही यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो अभी होता क्या है, देखो ये मैंने अल्फाबेटिकली नीचे लिखा है, राइट? बी पहले लिखा, फिर सी लिखा, फिर जी लिखा। लॉज हम लोग क्या करते हैं? लॉज हम लोग नीचे से ऊपर लिखते हैं। सो यहां से हो जाएगा प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, हो जाएगा यहां से वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो आरएचएस के हो गए, टेम्परेचर दो में आ गया। सो अभी अगर ये कांस्टेंट है सो हो जाएगा प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या फिर आप लिख सकते हो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो हमारा प्रोसेस ये होता है याद करने का, नहीं तो क्या होता है स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्चुअली तो सब आता है, बट अगर आप उल्टा फुल्टा लिख दो, चार्ल्स लॉ पूछा है बॉयल्स लॉ लिख के आ जाओ, मार्क्स तो 0 मिलेंगे। और यहां पे सिर्फ हमारी एक ही शर्त होती है कि अगर आप 2 चीजों के बारे में पढ़ रहे हो सो थर्ड फैक्टर शुड बी कांस्टेंट। अगर आप प्रेशर और टेम्परेचर की बात कर रहे हो सो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम टेम्परेचर का बात कर रहे हो सो प्रेशर कांस्टेंट होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहां पे हमने फर्स्ट लाइन क्या लिखा है? अभी देखो अगेन हम यहाँ पे हम सीखने आए हैं, राइट? जिसमें भी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कमेंट आता है, सर मैं पहली बार आया हूं। आप पहली बार आए हो सो आप काइनेटिक थ्योरी का ये वाला 1 शॉट देखो। ओके, पहली बार वालों के लिए तो ये है, ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, चलो। सो अभी यहाँ पे आप देखो, जिन लोगों को भी आता है, चाहते तो हम सीधा लिख सकते थे, बट देखो इंग्लिश में एक्सप्रेशन क्या लिखा है? द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रिलेटिंग volume, pressure and temperature of a given mass of a gas are known as gas laws. ओके, अब ये कोई भी स्टूडेंट खुद से मतलब सोच नहीं पाएगा, तो आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको बस यही लिखना है, कुछ ना कुछ इंग्लिश में लिखना है। याद करो मैंने आपको ऑलरेडी कहा है, बोर्ड एग्जाम्स का आपका जो पेपर होता है वो लगना चाहिए फिजिक्स का पेपर है। ऐसा नहीं आप डेरिवेशंस में भी सिर्फ फॉर्मूला लिखते जा रहे हो, समझ ही नहीं रहा है मैथ्स का पेपर है या इंग्लिश का है। सो थोड़ा कुछ आप लिखो। आप ऐसा भी लिख सकते हो, गैस लॉस आर द लॉस। ओके, क्या लिख सकते हो आप? इमेजिनेशन। गैस लॉस के लिए आप क्या लिख सकते हो? गैस लॉस आर द लॉस which build the equation which is also called as ideal gas equation, PV is equals to the nRT. So gas laws वो laws हैं जो मिलके बनाते हैं हमारी ideal gas equation को। Okay, या तो आप लिख सकते हो gas laws are those laws which correlate the state variables या the variables of a gas which are pressure, volume, temperature. समझ रहा है क्या? अभी कोई लोग ऐसे मुंह बना रहे रहेंगे, ए क्या बोल दिया। आपको अपने भाषा में लिखना है, मैं ये समझा रहा हूं। कोई एक इंग्लिश की लाइन लिखो, नीचे लॉज लिखो, बात खत्म। चलिए आ जाते हैं, डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाई इज द डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर ऑब्जर्व्ड एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर? आइडियली अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं इन सब क्वेश्चंस में इंटरेस्ट रखता, बट ये सब चीजें इग्नोर्ड रही हैं तो कभी भी पूछी जा सकती हैं, राइट? तो आपके ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, विच मेंशन द कंडीशंस अंडर विच अ रियल गैस ओबे द आइडियल गैस इक्वेशन। उसी प्रकार से आइडियल गैस वर्सेस रियल गैस। ओके, तो ये आपके बहुत सारे ऐसे बैक टू बैक सवाल हैं। पहले इनका मैं आपको फिजिक्स समझा देता हूं। जो भी फिजिक्स में हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो भी चीजें पढ़ते हैं वो सारी की सारी चीजें हमारी होती हैं आइडियल गैस के ऊपर वैलिड। एक दुर्भाग्य की बात है, दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे चैप्टर का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, बट हम लोगों को काइनेटिक थ्योरी सिलेबस में दिया ही नहीं गया है।
ओके तो जो भी हमारे बैच के स्टूडेंट्स देख रहे होंगे या जिन्होंने प्रॉपरली सारी चीजें कहीं और से भी, ऐसी बात नहीं है कि बस जो मैं बोलूं वही सही है, ऐसा तो कभी नहीं है, दुनिया तो ओपन सोर्स है, तो कहीं पर भी किसी ने भी अच्छे से अगर पढ़ा है तो उसको पता होगा काइनेटिक थियरी के अजम्पशंस होते हैं, 9 से 10 अजम्पशंस होते हैं। तो वो जो अजम्पशंस होते हैं काइनेटिक थ्योरी के, उसमें एक हमारा अजम्पशन होता है, अजम्पशन ये होता है कि आपका, हम हमेशा अज्यूम करते हैं कि देखो हम सरफेस टेंशन पढ़ रहे थे, इसके पहले का चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में हमने पढ़ा कि आपके कोहेसिव फोर्सेस होते हैं जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में हैं, आपके एडहेसिव फोर्सेस होते हैं जो कंटेनर और मॉलिक्यूल के बीच में है। तो हमने पढ़ा ये सब फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, एंड बिकॉज ये फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं तो हमने पढ़ा टेंशन आपका सरफेस पे मैक्सिमम होता है, इनसाइड द सरफेस मिनिमम होता है। तो अगर सरफेस टेंशन है तो हमने पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी आपके सरफेस पे मैक्सिमम होती है और इनसाइड द लिक्विड जीरो होती है। पढ़ा हमने, राइट, हमने अच्छे से पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया, देन उसकी फॉर्मूला भी बनाई, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू दी चेंज इन सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया के बराबर। काइनेटिक थ्योरी का हमारा अजम्पशन रहता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। ओके, सो काइनेटिक थ्योरी का हमारा अजम्पशन क्या रहता है? सीधा अजम्पशन रहता है कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है सो उसके वजह से क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी आती कहां से है? आपके मॉलिक्यूल से आती है। तो इसका मतलब मैं इंग्लिश में यहां पे लिख सकता हूं, देयर आर नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या है यहां पर? देयर आर नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ओके, तो ये हो जाता है हमारा बेस। ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है हमारा कॉन्सेप्चुअल बेस के देयर आर नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब ये सिचुएशन कब हो सकती है? रियल में तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, ये तो पता है, दो मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट रिपेल करेंगे ही, नहीं तो फिजिक्स की मौत हो जाएगी उसी दिन। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके आसपास पहुंचने का कोशिश करते हैं। और इसके आसपास हम कब पहुंच सकते हैं? इसके आसपास हम तब पहुंच सकते हैं, बोलिए, सो हाई इज द डेविएशन ऑफ द दिस एंड दिस। तो इसके आसपास हम कब पहुंच सकते हैं? जब हम लोग कंडीशन कौन सी अज्यूम करें? जब हम लोग कंडीशन अचीव करें, हम कंडीशन अचीव करें जब लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर की। ओके, बिकॉज अगर मैं लो प्रेशर पे हूं, सो देखो एक गैस मॉलिक्यूल है जो इतने कंटेनर में है, तो मॉलिक्यूल्स आराम, 100 मॉलिक्यूल्स हैं इतने से कंटेनर में, तो मॉलिक्यूल्स आराम से घूमते फिरते रेंगते रहेंगे। अब मैंने गैस के कंटेनर का साइज दबा दिया, अब क्या होगा? अब दब गए, अब दब गए तो 100 बार कोलाइड करेंगे। ओके, तो लो प्रेशर पे क्या होता है? लो प्रेशर पे डिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है। ओके, डिस्टेंस क्या हो जाता है? अगर इतने से सिचुएशन में थे, जैसे रेलवे में होता है, जंक्शन कोई आता है तो लोग पिचक जाते हैं, बट कोई दूर की कोई स्टेशन रहे तो ट्रेन खाली हो जाती है। सो लो प्रेशर पे मेरी गैस आइडियली बिहेव करती है, बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द हाई डिस्टेंसेस। उसी प्रकार से हाई टेम्परेचर पे क्या होता है? हाई टेम्परेचर पे हमारे मॉलिक्यूल्स इतने ज्यादा मोशन में होते हैं, इतने ज्यादा मोशन में होते हैं कि उनको कुछ है ही नहीं, पड़ी ही नहीं है, वो अपने मोशन में ही घूमते रहते हैं। वो ऐसा नहीं है कि रुक जाएंगे किसी चीज की वजह से। ओके, तो हमारी आइडियल गैस की कंडीशन कब अचीव होती है? आइडियल गैस की हमारी कंडीशन अचीव होती है लो प्रेशर पे एंड हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, सो दैट इज द बेसिक्स ऑफ फंडा. So mention the conditions under which a real gas obeys the ideal gas equation. So low pressure and high temperature. मुझे एग्जामिनर बना दें, मैं सीधा यही सवाल डाल दूंगा एमसीक्यू के फॉर्मेट में। ओके, चलिए, पीछे क्या पूछा गया था? पीछे पूछा गया था डेविएशन क्यों होता है हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे, तो रीजन उल्टा हो जाएगा। काइनेटिक थ्योरी assumes that gas particles occupy a negligible fraction of the total volume of gas, है ना? It also assumes that the force of attraction between gas molecules is zero. Therefore, at low temperature or high pressure, real gases deviate यहाँ पे कर जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको इन केस नहीं समझा तो आपका कंक्लूजन यही है, आपको ये दो कंडीशन सिर्फ दिमाग में रखनी है। अगर आपको हाई प्रेशर दिया है तो समझ जाना डेविएट होने वाली है, बिकॉज कंडीशन जो अजम्पशन था मेरा अब वो होल्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो दो चीजें, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर इज द की।
उसी प्रकार से आपको अगर डिफरेंस बिटवीन भी आता है, सो डिफरेंस बिटवीन में भी यही चीज डोमिनेट करेगी। आइडियल गैस एक ऐसी गैस है विच ओबेज ऑल द गैस लॉज एट ऑल द टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स। आइडियल गैस का डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ही है ओबेज द आइडियल गैस इक्वेशन। चलो, अब ये अगेन एक अजम्पशन है। अजम्पशन क्या है? द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स, जो पहले वाले क्वेश्चन के आंसर में था, मैं यहां पर वो समझा रहा हूं। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम। अरे इनडायरेक्टली ये लोग वही बोल रहे हैं, लो प्रेशर। आया क्या समझ में? इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं? इनडायरेक्टली ये लोग वही कह रहे हैं कि आपका प्रेशर यहाँ पे लो होना चाहिए। सो मैंने आपको देखो एक ही वर्ड में बता दिया, ये लोग पूरा पैराग्राफ लेके इंग्लिश लेके वही चीज समझा रहे हैं। हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है, एंड अगेन वहां पर यही अजम्पशन बोल रहे हैं कि देयर इज नो अट्रैक्शन फोर्स अमोंग्स द मॉलिक्यूल ऑफ दीज गैसेस, जिसको मैंने आपको बोल दिया कि पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो लेते हैं। तो आपने देखा होगा, जिसने भी चैप्टर पढ़ा है भर भर के, उन लोगों ने देखा होगा कि आपका हर जगह काइनेटिक एनर्जी ही है पूरे के पूरे आगे चैप्टर में। ठीक है, सो ये सारी चीजें ऑपोजिट हैं, आप इनको खुद ही अच्छे से रीड कर सकते हो। What will happen to the mean square RMS velocity if the temperature of the gas increase? तो छोटा सा क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। आपको पता है VRMS क्या होता है? VRMS हो जाता है √3RT/m के बराबर। m हो जाता है मोलार मास, 3 हो जाता है नंबर, r हो जाता है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सो हम कह सकते हैं VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। तो आप अगर एक क्वांटिटी बढ़ाओगे तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, लीनियरली नहीं बढ़ेगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रूट का टर्म आ रहा है। ओके, सो बट बढ़ेगी तो सही। आ जाते हैं डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द आरएमएस वेलोसिटी ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। क्यों लाया हूं मैं ये चीज? प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट्स को हैबिट क्या है? हैबिट है पहले प्रेशर का डेरिवेशन करने की। बड़ा सा प्रेशर का डेरिवेशन, मोमेंटम से स्टार्ट करो, ऐसा करो वैसा करो, फिर एनर्जी निकालो, फिर वेलोसिटी निकालो। तो अभी हो सकता है आपको एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछे। ओके, समझो पेपर उनको लेंदी बनाना है तो यही क्वेश्चन 2 मार्क में डाल देंगे। ओके, 3 मार्क्स में भी डाल सकते हैं ये सवाल, 2 मार्क्स में भी डाल सकते हैं, और सिर्फ क्या बोलेंगे कि बताओ कितना होगा आरएमएस वेलोसिटी डिराइव करके बताओ। तभी आरएमएस वेलोसिटी जो डिराइव करके बताओ तो प्रॉब्लम क्या होगा? मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं समझेगी, बिकॉज टेक्स्ट बुक में क्या है, टेक्स्ट बुक में चीजें आपकी पूरी ऑर्डर में दी गई हैं, है ना। सो पूरी जो ऑर्डर में दी गई है तो आपको डेरिवेशन का प्रोसेस भी वैसे ही ऑर्डर में आपको याद रहता है, लगता है कि हाँ ऐसे ही करना है। तो आपको ऐसे सिचुएशन में स्टार्टिंग पॉइंट याद रखोगे तो अच्छा होगा। कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं हमको कोई नीड नहीं, हम वहां से करेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं पेपर छूट जाता है है ना। ऐसा नहीं है कि सुबह पेपर चालू किया शाम तक सबमिट करके घर जाना है, तो स्टार्टिंग पॉइंट आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। सो दिस इज द आइडियली स्टार्टिंग पॉइंट, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटीज के स्क्वायर का सिर्फ एवरेज निकालते हैं, और जो बराबर होता है 3p/n के। उसके बाद तो कुछ नहीं है, pv के जगह डाल देना है यहां से nrt के बराबर। स्मॉल n किसके बराबर होता है? स्मॉल n बराबर होता है n अपॉन में n a के बराबर, राइट। यहां से हो जाएगा RT। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे ऑलरेडी था मेरे पास n का टर्म, क्या हो जाएगा? ये दोनों चीजें यहाँ से हो जाएंगी कैंसिल। क्या बच जाएगा मेरे पास? यहाँ से बच जाएगा 3RT अपॉन में यहाँ से n के बराबर, है ना। सो क्या बचेगा यहाँ से? 3RT अपॉन में यहाँ से n के बराबर। LHS में क्या है? LHS में है यहाँ से v स्क्वायर का एवरेज। ओके, सो दैट्स इट, आपका ये टर्म यहां पर आ जाता है। इसमें हम थोड़ा सा और मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, थोड़े से मॉडिफिकेशंस, बिकॉज इवेंचुअली आप लोगों को आंसर तो पता है कि VRMS कितना होता है। VRMS हो जाता है यहां से √3RT बाय आपका मोलार मास के बराबर। क्या हो जाता है? आपका मोलार मास के बराबर, है ना। चलिए, तो इधर इन्होंने सीधा NM बोला है, सो यहाँ पे हम लोग अपना टेक्स्ट बुक का ऑर्डर फॉलो कर सकते हैं। सो जस्ट अ सेकंड, टेक्स्ट बुक का ऑर्डर क्या है 1 सेकंड में यहाँ पे देख के आपको बता दूंगा, बिकॉज फिर ऐसा ना हो टेक्स्ट बुक से आपने अलग चीज पढ़ा है, यहाँ पर आपको अलग चीज हो जाए। सो 1 सेकंड आपके सामने ही रंगे हाथों हम पकड़ लेंगे कि टेक्स्ट बुक ने नोटेशंस क्या फॉलो की हैं। चलिए,
सो टेक्स्ट बुक का नोटेशन आपका जो वेलोसिटी के लिए होता है वो nm। ओके, सो यहाँ पर आपका m का टर्म भी है ना, यहाँ पे थोड़ा सा सब सुफिक्स के फॉर्म में हो गया है। सो ठीक है, अगर आपका m का टर्म भी है यहाँ से तो यहाँ पर भी वो m का टर्म हो जाएगा। स्मॉल n किसके बराबर होता है? स्मॉल n होता है n डिवाइडेड बाय यहाँ पर आपका na के बराबर। सो आपका स्मॉल m यहाँ पे रहेगा ही। सो इसमें मैं करेक्शन कर देता हूं, यहाँ से आपका ये m अलग से आइडेंटिफाइड है, ठीक है, सो अलग से वो एग्जिस्ट कर रहा है। चलिए, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n और n कैंसिल, बचेगा मेरे पास na इंटू m। Na का मतलब क्या होता है? Na का मतलब हो जाता है आपका एवोगैड्रो नंबर, राइट, यानी आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं आपके एवोगैड्रो नंबर के बराबर। m का मतलब क्या है? मास ऑफ द गैस। सो इसी को हम कहते हैं मोलार मास। इसी को क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं मोलार मास। मोलार मास का मतलब क्या हो जाता है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। चलिए, सो वेलोसिटी का स्क्वायर है, उसका एवरेज है, मुझे निकालना है RMS। तो रूट का कमी है, इसी इक्वेशन में अप्लाई कर देंगे दोनों जगह रूट। सो लिख दूंगा यहाँ पे अप्लाइंग रूट, मुझे आंसर यहां से मिल जाएगा। चलो, सो क्या हो जाएगा? VRMS इज इक्वल टू दी रूट ऑफ 3RT अपॉन में m0 के बराबर। थियोरी कैसा लिखना है देख लो। Let us consider 1 mole of an ideal gas enclosed in a volume V with pressure P, temperature T। तो बेसिकली हमने कुछ भी नहीं किया, हमने बोला एक कंटेनर है मेरा जिसमें 1 मोल का गैस डाला, उसका प्रेशर है P, वॉल्यूम है V, टेम्परेचर है T, यानी जो भी मेरे गैस की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं बस हमने उनको अप्लाई किया। एंड यहाँ पे जो एक्सप्रेशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये चीज आपको थोड़ा सा याद होनी चाहिए कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट आपका थोड़ा सा आपको अगर दिमाग में रहेगा तो फिर आप ना सेंसिबली समय बचा पाओगे, नहीं तो प्रेशर के फॉर्मूला से वापस करना, हाँ ऐसा है सर ये एनीवेज हम भूल जाने वाले हैं, तो फिर आप 1-2 मिनट ज्यादा ले लो चल जाएगा, बट प्रेशर के टर्म से ही सीधा करो। डिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। सो काइनेटिक एनर्जी का यहां पर एक्सप्रेशन लाना है पर मॉलिक्यूल। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आपका डायरेक्टली प्रेशर के फॉर्मूला से ही आता है। ओके, सो प्रेशर का आपका फॉर्मूला क्या होता है? बड़ी सी डेरिवेशन करने के बाद प्रेशर इज इक्वल टू दी 1/3। जिन लोगों को ये फॉर्मूला याद नहीं होता है उनके लिए मैं एक चीज बता सकता हूं कि आप लोग यहाँ पे डेंसिटी के टर्म्स में फॉर्मूला याद कर सकते हो, तो आपके 2 टर्म्स यहाँ पे घट जाते हैं। सो प्रेशर इज इक्वल टू दी हो जाता है यहाँ पे डेंसिटी, राइट। सो डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर, टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, V स्क्वायर का यहाँ से एवरेज। तो कोई बोलेगा सर नहीं टेक्स्ट बुक में ऐसा नहीं दिया गया है, टेक्स्ट बुक में अलग है। सो टेक्स्ट बुक में मास अपॉन में वॉल्यूम दिया गया है, मास अपॉन में वॉल्यूम डेंसिटी ही होता है ना है ना। सो जिनको ऐसा डर लगता है बड़ा बड़ा फॉर्मूलास याद करने में, आप लोग इस फॉर्मूला को ये वाले टर्म्स में भी कर सकते हो, ठीक है। चलो, अभी क्या करना है? निकालना है काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी हम कहां से निकालेंगे? यहीं से हम निकालेंगे, बिकॉज माइंड मैप यहाँ पे क्या है? माइंड मैप ये है कि काइनेटिक एनर्जी बचपन में क्या सुना था? सो बचपन में काइनेटिक एनर्जी हमने सुना था हाफ mv स्क्वायर के बराबर। तो क्या यहाँ पे मास है? हाँ सर है। क्या यहाँ पे v स्क्वायर है? थोड़ा सा अलग है, वेलोसिटीज के स्क्वायर का एवरेज है, बट है तो सही। हाफ नंबर मिसिंग है, सो क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा यहाँ पे 2 से। सो मुझे क्या मिल जाएगा? मैं इसी को यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। सो मुझे मिल जाएगा प्रेशर इज इक्वल टू मिल जाएगा 1/3 टाइम्स ऑफ हो जाएगा यहाँ से 1/v टाइम्स ऑफ हो जाएगा यहाँ से nb इंटू में हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर्स का यहाँ पे एवरेज, और मुझे डिवाइड बाय 2 किया है तो मल्टीप्लाई बाय 2 भी मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ से सिचुएशन कैसे हो जाएगी? सिचुएशन यहाँ से कुछ इस प्रकार से हो जाएगी कि ये जो हाफ mv स्क्वायर है और इसको n के साथ में इंक्लूड करूंगा। ओके, इसको क्या करूंगा? इसको मैं n के साथ इंक्लूड करूंगा। n के साथ इंक्लूड करने का रीजन क्या है? थोड़ा सा इसके ऊपर वार्तालाप करते हैं। देखो, अगर मेरे पास सॉलिड्स हैं तो एक सॉलिड मॉलिक्यूल का एनर्जी चलेगा, बट अगर मेरे पास गैस है, गैसेस में आप लोग थक जाओगे शब्द इस्तेमाल करते करते, सिस्टम 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 सिस्टम। तो हम लोग कभी भी गैस मॉलिक्यूल्स में प्रेफर करते हैं, हम एक गैस मॉलिक्यूल की बात नहीं करें बट हम उसके पूरे सिस्टम की यहाँ पे बात करें।
ओके, सो सिस्टम की ही अगर बात करनी है तो यहाँ पे ये पूरे के पूरे टर्म्स को मैं क्या बोल दूंगा, ई के बराबर से क्या बचेगा, प्रेशर इज इक्वल टू दी 1/3 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे 1/3 तो नहीं होगा, हो जाएगा 2/3 टाइम्स ऑफ हो जाएगा यहाँ से ई डिवाइडेड बाय वी के बराबर एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 3/2 टाइम्स ऑफ पी वी के बराबर। बिलीव मी, जो भी स्टूडेंट्स सम सॉल्व करते हैं उन लोगों को पता होगा इस फॉर्मूला का कितना महत्व है। ये फॉर्मूला आपके सम्स में भर भर के यूज होती है। ओके, तो डायरेक्टली यही फॉर्मूला आपसे सम्स में पूछी जाती है। अब क्या करना है, जैसे पीछे किया, पीछे क्या किया, जैसे ही प्रेशर वॉल्यूम दिखा हटा के उसको एनआरटी डाल दिया, यहां पर भी वही करेंगे, जैसे ही प्रेशर वॉल्यूम दिखेगा एनआरटी को यहां से हम हटा देंगे। ओके, पीवी को यहां से हटा देंगे। बट अभी हम क्या करते हैं ना, अभी हम लोग पूरा नहीं हटाते हैं, हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, बट आइडियल गैस इक्वेशन का हम लोग दूसरा फॉर्म यूज करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, दूसरा फॉर्म यूज करते हैं जो कहता है एन के बी टी के बराबर। ओके, सो पीवी के जगह यहां से क्या आ जाएगा, पीवी के जगह यहां से आ जाएगा हमारा एन के बी टी के बराबर, जिसमें अगेन आप लोग थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हो एंड आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि आपका एनर्जी है ना, जो एनर्जी है एन को आप नीचे लेके आ जाओ कि एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल। सो हमने लगे हाथों ई भी फाइन कर दिया एंड लगे हाथों यहां से हमने एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल भी फाइन कर दिया। बट कहने का मतलब हमारा एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, और यही चीज देखो इंग्लिश में लिख दिया है, द एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल बिकॉज डिवाइड में एन है इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये छोटी छोटी चीजें क्या करेंगे, आपको आधा आधा मार्क्स दिलाएंगे। आप यहां तक लिखोगे आपको चलो मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, आपको पता है बोर्ड एग्जाम के पेपर में स्टेप्स पे मार्क्स होती हैं, तो आधा समझो यहां मिलेगा, आधा यहां मिलेगा, आधा इस लाइन की वजह से मिल जाएगा। सो ऐसे आधा 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 करते करते मार्क्स आपकी कभी भी एडअप होती जाती हैं। आ जाते हैं, डिस्कस करते हैं प्रेशर का डेरिवेशन। प्रेशर के डेरिवेशन में जो थ्योरी पार्ट है, जो हम बोर्ड एग्जाम्स की सीरीज हम कर रहे हैं, तो जो भी हमारा थ्योरी पार्ट है वो स्टार्टिंग के लिए ही मैटर करता है। क्या करता है, स्टार्टिंग के लिए ही आपका मैटर करता है, बाद में तो ताबड़तोड़ आपको यहाँ से डेरिवेशन ही करते जाना है। तो पहले आप स्टार्टिंग का थ्योरी पार्ट देख लो, यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है पूरा, ठीक है, बट इतना आपको भी पता है आप किताब बनाने नहीं जा रहे हो। ओके, सो इतना ज्यादा आपको लिखने का जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग के जो 4-5 पॉइंट हैं ये आपको लिखना है। ओके, एक चीज आप याद रखना, बैलेंस आपको करना है। बैलेंस, स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं 3 मार्क का क्वेश्चन कितने पेज का लिखूं, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है वो कितने लेंथ का होगा। ओके, चलिए, सो अभी यहाँ पे करना क्या है, हमको करना यही है, हमको एक क्यूब लेना है, राइट। आप सभी को प्रेशर के डेरिवेशन का माइंड मैप अगर नहीं पता है सो मैं थोड़ी देर में बताता हूं, बट हमको करना क्या है, एक क्यूब लेना है और उस क्यूब के अंदर एक सिंगल मॉलिक्यूल कंसीडर करना है जो हाल फिलहाल सिर्फ एक्स एक्सिस में मोशन कर पा रहा है। सो ये हमारे प्रेशर के डेरिवेशन की शुरुआत है। देखें इसको लिखना कैसे। So let us consider a perfect gas. Perfect gas का मतलब है ideal gas of mass m enclosed in a cubical vessel of each side L with perfectly elastic walls. आप लोग चाहो वो नहीं लिखो, ठीक है, ये नहीं लिखो, हमको रट्टा नहीं मारना है। फिर आप नेक्स्ट लाइन में क्या लिख सकते हो, नेक्स्ट लाइन में आप लिख सकते हो, हमको पता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हिसाब से हमारी गैस जो भी कोलिजन करेगी वो कोलिजन बाय नेचर इलास्टिक कोलिजन होगा, तो उसको आप सेपरेटली लिख दो। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, द कोलिजन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल एंड द वॉल इज इलास्टिक कोलिजन। ओके, तो ये लोग बोल रहे हैं वॉल से इलास्टिक ले लो, नहीं, मुझे गैस का कोलिजन इलास्टिक लेना है। तो आप अपने हिसाब से देखो, दूसरी पॉइंट यहाँ पे हो गई, the gas molecules are constantly moving in all directions with all possible velocities, therefore the gas molecule possess momentum and they impart momentum to the wall of the container। आपको इंग्लिश में ऐसे तकलीफ होता है, आप सिर्फ यहां तक लिखो। समझ रहा है क्या, मोमेंटम के बारे में आपको अभी फॉर्मूलाज लिखनी है, तो आप मोमेंटम के बारे में एक आधी लाइन लिख के छोड़ सकते हो, फिर आप सीधा एक्सप्रेशन में अपनी चीजें कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। एज अ रिजल्ट प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय गैस ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड उसके बाद फिर आप थोड़ा सा ऐसा डायग्राम, अच्छा खासा बड़ा डायग्राम बना के यू कैन स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ डेरिवेशन। ओके, तो इसमें इतना ज्यादा आपको करने की नीड नहीं है, यू कैन
स्किप द थिंग्स, ठीक है, स्किप करते करते भी यू कैन डू। माइंड मैप यहाँ पर कैसा है, जिन लोगों को इन केस याद नहीं है सर ये डेरिवेशन कैसे हो, क्या करें, तो मैं आपको यहाँ पर एक माइंड मैप बना के दे देता हूँ। माइंड मैप यहाँ पर हमारा कैसा बनता है, माइंड मैप हमारा ऐसा बनता है कि देखो निकालना है प्रेशर, या फिर आप उल्टे वे में स्टार्ट कर सकते हो। सभी को अगर डेरिवेशन बहुत बार किया है तो आपको याद हो जाएगा कि चेंज इन मोमेंटम हम पहले पहले निकालते हैं, निकालते चेंज इन मोमेंटम है, फाइनल मंजिल हमारी प्रेशर है। सो चेंज इन मोमेंटम निकाल के क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं समय। फिर हमको पता है फोर्स किसके बराबर होता है, बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन में चेंज इन टाइम के बराबर। प्रेशर होता क्या है, होता है फोर्स अपॉन एरिया के बराबर। फोर्स यहाँ से निकाल दिया, एरिया वहां से निकाल दी, दैट्स इट। ये आपका एक रफ माइंड मैप हो जाता है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से डेरिवेशन करने का हम प्रोसेस यहाँ से करते हैं। पहले पहले चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम का लॉजिक क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम हमेशा बराबर होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम के। बट याद रखना चेंज इन मोमेंटम हमेशा मॉड के साथ कैलकुलेट होता है। क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम हमेशा मॉड के साथ कैलकुलेट होता है, क्योंकि आधे लोगों का आंसर नहीं तो -2u आएगा, आधे लोगों का आंसर +2mu आएगा, तो वो हमेशा याद रखना। सो आपका समझो ये गैस मॉलिक्यूल है, यहां से जा रहा है क्यूबॉइड के अंदर, क्यूब का लेंथ कितना है, क्यूब का लेंथ है यहां से L के बराबर, क्या करेगा यहाँ पे हिट करेगा। लेट अस अज्यूम जाते वक्त उसकी वेलोसिटी है +v, हिट करके यहां से वापस आएगा, सो डायरेक्शन बदल गया, सो वेलोसिटी है -v, सो हो जाएगा -2mv, माइनस ऑफ यहां से हो जाएगा वापस से -2mv, है ना, बिकॉज इस बार लेफ्ट साइड वाली अपनी वेलोसिटी वो है, राइट। सो जाने वाली फाइनल कौन सी है, फाइनल है बाद वाली, राइट। सो फाइनल बाद वाली है, पहले वाली इनिशियल है। सो इनिशियल वेलोसिटी मेरी पॉजिटिव ही है, माय बैड। सो इनिशियल पॉजिटिव ही है, सो हो जाएगा 2mv के बराबर। सो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा माइनस और माइनस, कुछ तो मिस्टेक यहाँ पे हो रहा है, माय बैड। 2 कैसे लिख सकता हूं मैं पहले ही, चलिए। सो फाइनल मोमेंटम, फाइनल मतलब ये वाला जो ठोकर खा के वापस आया, सो दिस इज -mv। इनिशियल कितना है, इनिशियल है यहाँ से प्लस, तो प्लस है तो मतलब यही रहेगा -mv, ये हो जाएगा मॉड ऑफ 2mv, जिस विल बिकम 2mv के बराबर। बट हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस को ही ध्यान में रख रहे हैं, सो आपको इंग्लिश में लिखना है वी आर कंसिडरिंग मोशन ओनली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम। चलिए उसके बाद निकालना है समय, समय के लिए फॉर्मूला लगेगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, सो डिस्टेंस यहाँ पे है हमारा क्यूब, कितना है पूरा का पूरा क्यूब है एल लेंथ के बराबर। बट मोमेंटम मैंने जाने का भी पकड़ा है, आने का भी पकड़ा है, सो लेंथ जाने की L, लेंथ आने की L, सो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2L के बराबर, डिवाइडेड बाय स्पीड हो जाएगा यहाँ से Vx के बराबर। ओके, सो दैट इज द बेसिक्स ऑफ अंडा। तो देखो ये पहला स्टेप हो गया, ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। तो एक प्रकार से आपको रफ माइंड मैप याद होगा, तो आप लोग धीरे धीरे आपके स्टेप्स को यहाँ से करते जाओगे। सो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम निकालते हैं फोर्स। सो फोर्स कितना होता है, फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन में चेंज इन टाइम के बराबर। मोमेंटम कितना है, मोमेंटम है 2mvx के बराबर। टाइम कितना है 2L अपॉन में vx स्क्वायर के बराबर। यहां से क्या हो जाता है, हमारा फोर्स का एक्सप्रेशन कंप्लीट हो जाता है। इतना डेरिवेशन अगर आपने किया आपको आधी मार्क्स मिल जाती है। ओके, बट वही है, स्टार्टिंग का इंग्लिश आपने थोड़ा सा लिखा रहे एंड बीच बीच में जहां मैंने बोला उतना आपने लिखा रहे। फिर हम लोग क्या बोलते हैं, इन रियलिटी में गैस मॉलिक्यूल मूव्स इन ऑल द 3 डायमेंशनल। गैस मॉलिक्यूल क्या करता है, सारे के सारे 3 डायमेंशन में मूव करता है। सो अगर वो सारे के सारे 3 डायमेंशन में मूव करता है तो बेसिकली हमको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, हमको सारे एक्सिस का मोशन कंसीडर करना पड़ेगा। तो फिर हम क्या करते हैं, वेक्टर्स को यहाँ से बीच में लेके आते हैं। क्या करते हैं, वेक्टर्स को यहाँ से हम बीच में लेके आते हैं। सो क्या हो जाएगा यहाँ से, सो यहाँ से हो जाएगा, ये है स्क्वायर्स, वेलोसिटी का स्क्वायर, बट मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा इसका एवरेज। सो एवरेज अगर हम किसी भी चीज का लेते हैं एंड बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में पहले मॉलिक्यूल की इसका स्क्वायर, वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में दूसरे मॉलिक्यूल की उसका स्क्वायर, डॉट 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 वेलोसिटी एक्स मॉलिक्यूल की एक्स एक्सिस में nth मॉलिक्यूल की उसका स्क्वायर, डिवाइड बाय करना पड़ेगा यहाँ से मुझे n।
ओके, सो अगर डिवाइड बाय मुझे n यहाँ से करना पड़ेगा, सो मुझे यहाँ पे रिजल्ट कैसा मिलता है? सो रिजल्ट मुझे कुछ इस प्रकार से मिलता है कि पहले तो मैं प्रेशर निकालूंगा, सो मेरा टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा? सो टोटल सारे गैस मॉलिक्यूल्स का प्रेशर मेरा यहाँ से हो जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर। बट फोर्स ये वाला फोर्स नहीं लेना है, फोर्स मुझे टोटल फोर्स लेना है। सो टोटल फोर्स में सारे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, सो यहाँ से 2 और 2 हो जाएगा कैंसिल, सारे मॉलिक्यूल्स का m/l हो जाएगा कॉमन, बट सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ पर सारों की वेलोसिटीज हो जाएंगी ऐड। चलिए, डिवाइडेड बाय एरिया। अब क्यूब का एरिया क्या होता है? क्यूब तो एक 3 डायमेंशनल सरफेस है, उसका एरिया क्या होगा? तो इसका एरिया कभी भी हो जाता है आपका एल स्क्वायर के बराबर, यानी हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ जो उसका साइड है, वो साइड जहां पर वो गैस मॉलिक्यूल से कोलाइड हो रहा है, सिर्फ वही एरिया हम काउंट करते हैं। सो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया यहां से हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर के बराबर। चलिए, सो अभी ये वाला जो टर्म है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं vx स्क्वायर टाइम्स ऑफ n। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पहले कभी डेरिवेशन देखी है, पहली बार नहीं देख रहे हो, एंड ये 4 मार्क्स के लिए आती भी है। सो हो जाएगा vx स्क्वायर टाइम्स ऑफ n के बराबर। बस इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप है, जहां पर मैंने आपको बताया, हम बोलेंगे कि भाई अपना रियलिटी में 3 डायमेंशनल मोशन हो रहा है। सो अगर 3 डायमेंशनल मोशन हो रहा है, सो जो भी मेरी टोटल वेलोसिटी होगी वो एक्स एक्सिस में भी होगी, बट क्योंकि हम सारी चीजों का स्क्वायर और एवरेज ले रहे हैं, तो यहां पर भी सबका स्क्वायर और एवरेज ले लेंगे। सो टोटल मेरा वेक्टर का ये इक्वेशन है। जिनको ये इक्वेशन नहीं समझा, ये आपका वही इक्वेशन है कि रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू द रूट ऑफ आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर। बिकॉज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो वहां पर भी वैसा ही लिखा है, क्योंकि रूट हटा दूंगा तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। बट हमको पता है वास्तव में तीनों चीजें सेम ही हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रेविटी है वाई एक्सिस में तो चलो ग्रेविटी वाले जगह पे वी वाई का वैल्यू वी एक्स से ज्यादा, सो नहीं, तो ये तीनों को ऐड करूंगा, सो हो जाएगा मेरा 3 टाइम्स ऑफ वी एक्स स्क्वायर का यहां से एवरेज, एंड दैट्स इट। यही चीज मुझे यहाँ पे पुट करनी है। सो वी एक्स स्क्वायर के जगह क्या आ जाएगा? यहां से आ जाएगा 1/3। बाकी सारी चीजें ऐसे 1/3 यहां से क्या हो जाएगा? हो जाएगा यहां से वी स्क्वायर के इसके बराबर, यानी वी स्क्वायर का यहां से अपना एवरेज, एंड यही है हमारा प्रेशर का फाइनल फॉर्मूला। सो प्रेशर का फॉर्मूला क्या मिला? मुझे मिला 1/3। 1/3 के बाद क्या है? मास अपॉन में लेंथ का क्यूब। लेंथ का क्यूब क्या होता है? वही होता है वॉल्यूम के बराबर। साथ में मिला टोटल वी स्क्वायर का यहां से एवरेज टाइम्स ऑफ एन के बराबर। इसी को मैंने आपको कहा था डेंसिटी के बराबर भी आप लोग चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, तो प्रेशर का डेरिवेशन 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका एक सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेड हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ एंड डिस्कस करते हैं अभी हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। सो अगेन डेफिनेशंस, ये आपका थोड़ा सा क्रूशल हो जाता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, तो ये जिन्होंने भी कॉन्सेप्चुअली समझा है तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ रिवाइज होगा, बट इसको आप फास्ट पेस पे नहीं कर सकते हो। ठीक है, हम करने का कोशिश करेंगे, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग मैक्सिमम होनी चाहिए। तो मैंने हमारे एवरग्रीन सीरीज के वन शॉट में आपको प्रॉपर वे में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करते करते चीजें आपको मैंने दर्शाई हैं। इसके ऊपर हम टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी देखेंगे जो सॉर्ट ऑफ इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि देखो टेक्स्ट बुक में क्या है, टेक्स्ट बुक में सारी चीजें एक साथ दी गई हैं, बट ऐसा थोड़ी सब एक साथ आएगा। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे आएगा कि डिटरमाइन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मोनोएटॉमिक गैस बाय यूजिंग द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, या फिर डायटोमिक का आएगा या डायटोमिक नॉन रिजिड का आएगा। तो सवाल आपके कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। चलिए, सो डेफिनेशंस की तरफ आते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए मैं हमेशा कहता हूं आप लोग हमेशा एक्टिविटी करके बोलो, बट ऑब्वियसली वो मैं एमएचटी सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू या फिजिक्स के कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू कहता हूं। अभी क्या है वो समझना पड़ेगा। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है मुझे कितनी क्वांटिटीज चाहिए, मुझे कितनी क्वांटिटीज चाहिए एक पार्टिकल के मोशन को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए। ओके, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ सिस्टम आर द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। सो क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम? आर द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। जो भी मुझे टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स चाहिए
अगर आपको टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स अच्छा वर्ड नहीं लग रहा है, सो कितनी टोटल इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज चाहिए रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन, मुझे बताना क्या क्या है, मुझे बतानी है पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम कंप्लीटली। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली हमको सारी चीजें किसी सिस्टम के बारे में बताने की कोशिश करता है। सो क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम? डिग्री ऑफ फ्रीडम है मुझे कितनी इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज लगेंगी एक सिस्टम के पोजीशन और उसके कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, चलो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का आपका क्लास 10th का डेफिनेशन क्या होता है? फॉर्मूला हो जाता है ms डेल्टा टी के बराबर। सो क्लास 10th में हम ऐसे पढ़ते थे। क्लास 11th का क्या हो जाता है? सो क्लास 11th का आपका हो जाता है s इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में m डेल्टा टी के बराबर। क्लास 11th का फॉर्मूला ही हम यूज करेंगे यहां पर चीजों को भी डिफाइन करने के लिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, न्यूमरेटर में क्या है? Q है। So amount of heat energy which is required to increase the temperature of the body by 1 degree Celsius. तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, यहाँ पे आपको आना चाहिए to increase the temperature of unit mass of a body, क्योंकि यहाँ पे मास का टर्म भी है। So unit mass of a body by 1 degree Celsius. तो यहाँ पे यूनिट मास का ही टेम्परेचर बढ़ाना है, पूरे शरीर का नहीं बढ़ाना। So, आपको पता होगा फिजिक्स में डेफिनेशंस लिखने का प्रोसेस कैसा होता है? प्रोसेस यही होता है, फॉर्मूला को देख के आप बता सकते हो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड, ओके, या फिर द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बाय पर डिग्री सेल्सियस, ओके, ऑफ अ यूनिट मास। या फिर आप कैसे लिखते हो? अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। समझ रहे हो क्या? आपको फिजिक्स आता ही नहीं है कुछ भी, और आपको आगे के पेपर पे दिख गया कि ये कुछ फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिसीव्ड और रेडिएटेड पर यूनिट मास पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। तो भी 1 में से 1 मार्क ही मिलेगी। ठीक है, चलिए मोनोएटॉमिक गैसेस, गैसेस व्हिच हैव मॉलिक्यूल कंटेनिंग ओनली 1 एटम, जिनमें सिंगल एटम ही है। डायटोमिक गैसेस, ऐसी गैसेस जिनके अंदर आपके मॉलिक्यूल्स हैं 2 एटम वाले। उसी प्रकार से पॉलीएटॉमिक गैसेस जिनके अंदर हमारे मॉलिक्यूल्स हैं मोर देन 2। एंड इनके एग्जांपल्स तो केमिस्ट्री में आप लोग भर भर के सीख चुके हो। सो एग्जांपल्स मुझे नहीं लगता मुझे समझाने की जरूरत है, पूरा एग्जांपल्स के ऊपर आपको एक सब्जेक्ट है, राइट। चलिए, ऑन व्हाट फैक्टर्स डू डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड? सो डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? सो डिपेंड करता है नंबर ऑफ एटम्स फॉर्मिंग अ मॉलिक्यूल। सो अभी अभी आपने देखा होगा, अगर हमारा मोनो एटॉमिक है, सो मोनो एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। अगर डायटोमिक है, सो डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है। सो एटम्स के वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा अफेक्ट होता है। दूसरा क्या है? शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब डायटोमिक की ही अगर मैं बात कर दूं, सो डायटोमिक में अगर वो समझो आपका रिजिड है, ओके, तो रिजिड एक अलग शेप हो गया, राइट, जहां पे बॉन्ड फिक्स होती है। नॉन रिजिड एक अलग शेप हो गया जहां पे बॉन्ड आपकी इलास्टिक होती है। तो आपको पता है डायटोमिक में एक का 5 आता है, डायटोमिक में दूसरे का 7 आता है। तो शेप एंड स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है। एंड टेम्परेचर पे तो पूरी गैस की प्रजाति डिपेंड करती है, बिकॉज इवेंचुअली तो हर चीज आपकी टेम्परेचर पे डिपेंड करती ही है। चलिए, स्टेट द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का लॉ हमारा ये कहता है कि कोई भी एक्टिविटी करने में या गैस के मॉलिक्यूल को कोई भी प्रकार का मोशन करने में इंडिपेंडेंटली जो एनर्जी लगती है वो एनर्जी होती है हाफ केबीटी के बराबर। कितनी होती है? हाफ केबीटी के बराबर। मैं फिर से कहूंगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप लोगों ने एवरग्रीन सीरीज से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा है। ओके, मोर देन 2.5 लाख स्टूडेंट्स ने वहां से पढ़ा है। मैं उम्मीद करता हूं एक उसमें से आप भी हो, नहीं तो फिर आप मुझे जज कर दोगे, बोलोगे अरे क्या सर, मुझे तो लगा था, नाम सुना था आपका, ये क्या करा रहे हो, तुम गलत जगह हो। आपने देखा होगा यूट्यूब पे सब बोलते हैं अरे आ जाओ व्यूज मिलेगा। मैं आपको खुद बोल रहा हूँ, पहले वो देखो भाई, वो देखा है तो ये देखो, है ना। चलो, या JEE का किया है, CET का किया है तो ये देखो, ठीक है। चलिए, so law of equipartition of energy in equilibrium, the total energy is equally distributed in all
possible energy modes with each mode having an average energy equal to the half kBT के बराबर. This is known as law of equipartition of energy. Equipartition का मतलब ही होता है बंटवारा. सो यहाँ पे किसका बात हो रहा है? बात हो रहा है बंटवारे का. सो एनर्जी हमारी इक्वल हिस्सों में बंटती है. हर मॉड को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ही हमारा होता है. चलिए आ जाते हैं एक प्रिसाइज क्वेश्चन के ऊपर. डिटरमाइन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मोनो एटॉमिक गैस बाय यूजिंग द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. चलिए सो यहाँ पे आप इंग्लिश में लिख सकते हो. आपका लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट, क्या स्टेट करता है? फिर जो पीछे अपन ने डेफिनेशन लिखा पूरा वही डेफिनेशन आप लिखो कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट द एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द मॉड्स एंड द एवरेज एनर्जी फॉर ईच मॉड या फिर फॉर ईच एक्टिविटी इज इक्वल्स टू दी हाफ केबीटी के बराबर. देखो मैं जब भी केटीजी सिखाता हूं मैं ये मॉड वर्ड यूज नहीं करता हूं, मैं एक्टिविटी यूज करता हूं. मैं शॉर्ट्स में भी वही किया है, बैचेस में भी वही है, एवरग्रीन सीरीज में भी वही है. चल मोनो एटॉमिक गैस. मोनो एटॉमिक गैस हमारा कितने मॉड्स में वाइब्रेट कर सकता है? सो मोनो एटॉमिक गैस हमारा 3 मॉड्स में वाइब्रेट कर सकता है. क्या कर सकता है? 3 मॉड्स में मोशन कर सकता है. या तो सिर्फ एक्स एक्सिस में जाएगा, या तो वाई एक्सिस में जाएगा, या तो z एक्सिस में जाएगा. ये 3 ही पॉसिबिलिटीज हैं. द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मोनोएटॉमिक गैस हैज ओनली 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. मतलब 3 प्रकार से मोशन कर सकता है और तीनों प्रकार इंडिपेंडेंट है. अगर उसको x एक्सिस में जाना है तो y z की जरूरत नहीं, उसको y में जाना है तो x z की जरूरत नहीं. तो याद करो डिग्री ऑफ फ्रीडम का डेफिनेशन यही था, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज. ओके तो वही है आपका मोनोएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम. कितना हो गया? 3 के बराबर. एक चॉकलेट इतने का है, मेरे पास मोनोएटॉमिक के पास 3 चॉकलेट है. सो हाफ केबीटी को क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से. सो हो जाएंगे मेरे पास इतने चॉकलेट. ठीक है, सो ये हो जाएगा मेरा एनर्जी मेरा मोनोएटॉमिक सिस्टम का. बट अगेन हम लोग एक के बारे में तो बात नहीं करेंगे, एटलीस्ट हम 1 मोल के बारे में बात करते हैं. सो मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ से Na से, और आपको पता है Na और Kb होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर. सो एनर्जी क्या हो जाएगी? मेरे मोनोएटॉमिक गैस की एनर्जी हो जाएगी 3/2 टाइम्स ऑफ RT के बराबर. Cv क्या होता है? सो Cv होता है हमारा डेरिवेटिव. Cv क्या होता है? अगेन फ्रॉम क्लास 11th हो जाता है डेरिवेटिव ऑफ dE. सो यहां से हो जाएगा हमारा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. एनर्जी अभी अभी कितना मिला है? सो एनर्जी अभी अभी मिला है 3/2 टाइम्स ऑफ RT के बराबर. तो यहाँ से T और T कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा डेरिवेटिव के, और यहाँ से अपने को आंसर आ जाएगा कुछ ऐसा, बिकॉज dt/dt होता है 1 के बराबर. सो ये हो जाएगा मेरा स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम का हमारा बेसिक सा फंडा. या फिर प्रिसाइसली कहें तो C है तो मोलार स्पेसिफिक हीट का हमारा आंसर. फिर लगा देंगे मेयर्स रिलेशन. सो मेयर्स रिलेशन क्या कहता है? तो यहाँ पे लिखूंगा बाय मेयर्स रिलेशन. या फिर ऐसा नहीं लिखना है तो आप लिख सकते हो मेयर्स रिलेशन स्टेट्स दैट. तो पूरा आप इंग्लिश में यहाँ पे लिखोगे Cp माइनस Cv बराबर होता है R के. चलिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? Cp इज इक्वल्स टू हो जाएगा Cv प्लस R. Cv कितना है? 3/2 टाइम्स ऑफ R प्लस यहाँ से R हो जाएगा 5/2 टाइम्स ऑफ R के बराबर. स्पेसिफिक हीट रेशियो गामा इज इक्वल्स टू Cp डिवाइडेड बाय Cp. Cp कितना है? 5/2 R. Cv कितना है? 3/2 टाइम्स ऑफ R. ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, आपको यहां से मिल गया 5. तो आपसे ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए एक्सपेक्टेड है, जहां पे आपको सिर्फ पता क्या होना चाहिए? आपको सिर्फ पता होना चाहिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है. मोनोएटॉमिक गैसेस का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3, डायएटॉमिक गैसेस का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5, डायएटॉमिक नॉन रिजिड का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 7. पॉलीएटॉमिक के लिए आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. ओके तो ये हमारी स्लाइड्स हैं जहां पर हमने ये सब समझाया था. सो इसका 5 तो ये सब वैल्यूज हैं, ये आपकी 7, ये 1 शॉर्ट सीरीज की ही स्लाइड्स हैं हमारी, जहां से मैंने आपको ये टेबल पूरा का पूरा बना के दिया था. ठीक है, सो ये टेबल अगर आप कर दोगे तो आप MHT CET का आपका हो जाएगा. बट अभी बोर्ड एग्जाम्स है तो ये टेबल वेबल समझाऊंगा नहीं, बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स में आपसे कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट पूछेंगे, पूरा पूरा तो नहीं पूछेंगे, जिसमें से ये सेगमेंट अभी मैंने आपको पूरा करके दिखाया. ठीक है,
तो पहले एनर्जी निकाला, फिर CV निकाला, फिर CP निकाला, फिर गामा निकाला। यही आपको सिर्फ 3 के जगह 5 हो जाएगा, तो आगे ऑर्डर बदलेगा। 3 के जगह 7 हो जाएगा, ऑर्डर बदलेगा। एंड पॉलीएटॉमिक में तो हमारा पता ही नहीं होता है, बिकॉज x नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो वो x को हम f से इंडिकेट करते हैं एंड दैट्स इट, छोड़ देते हैं उधर ही। पॉली में आपका कुछ भी प्रॉपर आंसर आता ही नहीं है। चल आ जाते हैं, डिस्कस करते हैं आपका PYQ एज वेल एज वन ऑफ द कॉन्सेप्चुअल डेरिवेशन जिसका नाम है मेयर्स रिलेशन। सो मेयर्स रिलेशन का आपको शुरुआत कैसा करना है? शुरुआत करना है आपको 2 प्रोसेसेस लेके। पहले आपको बोलना है कंसीडर अ गैस विच इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमारी गैस को हम हीट कर रहे हैं। सो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमारी गैस को हम हीट कर रहे हैं, सो हीट सप्लाइड कितना हो जाएगा? सो हीट सप्लाइड यहां से हो जाएगा आपका dQ1। सो आप लोगों को पता है अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट करते हो, सो थर्मोडायनामिक्स में आप लोगों ने सीखा होगा वर्क डन इज इक्वल टू होता है P डेल्टा V के बराबर, एंड वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो वर्क डन आपका 0 होगा। तो अगर आपका वर्क डन 0 है तो आप जितना भी एनर्जी दोगे, जितना भी हीट एनर्जी दोगे, वो सिर्फ और सिर्फ कहां जाने वाला है? वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में जाएगा, क्योंकि वर्क डन तो 0 है, तो सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने के लिए वो आपका जाने वाला है। सो dQ1 यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसके लिए कंट्रीब्यूट करेगा? dT1 के लिए। तो यही चीज आप इंग्लिश में लिख सकते हो, सिंस द वर्क डन इज 0, सो ऑल द अमाउंट ऑफ हीट इज यूज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर। चलो उसी प्रकार से आप कह सकते हो कि हम अपनी गैस को इस बार हीट करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर। सो जब आप कांस्टेंट प्रेशर पे हीट करते हो तो कोई भी फिजिक्स की अलग चीज नहीं होती है, तो आपकी सारी चीजें होती हैं, आपका इंटरनल एनर्जी भी यूज होता है, वर्क डन भी यूज होता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी आ जाती हैं ये 2 इक्वेशंस, जिसमें से पहली इक्वेशन कहती है जो फर्स्ट केस में हीट थी वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी बढ़ाने के काम आई, जो सेकंड केस में हीट थी उसमें एनर्जी भी बढ़ाई हमने, प्लस साथ में यहां से वर्क डन भी किया। अभी अभी पीछे वाली स्लाइड पे ही हमने लिखा था ये वाला फॉर्मूला। सो यहां से DE किसके बराबर हो जाएगा? बराबर हो जाएगा CV टाइम्स ऑफ DT के बराबर। चलिए, सो DE बराबर हो जाएगा CV टाइम्स ऑफ DT के। यही चीज यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हो जाएगा CV DT प्लस वर्क डन। वर्क डन कितना होता है सभी को पता है, थर्मोडायनामिक्स से वर्क डन हो जाता है हमारा PdV के बराबर। ओके, सो अभी यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक टर्म है हमारा ऐसा, दूसरा टर्म है हमारा कुछ ऐसा, एंड ये कांस्टेंट प्रेशर पे हुआ था। सो अगर ये कांस्टेंट प्रेशर पे हुआ था तो ये बराबर हो जाएगा खुद CP DT के बराबर, है ना। जैसे ये कांस्टेंट वॉल्यूम था तो CV आया, ये कांस्टेंट प्रेशर है तो हो जाएगा यहां से CP DT के बराबर। ध्यान से देखो, DT वाले टर्म्स एक तरफ, तो इसको लेके चले जाऊंगा वहां पर। सो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास बचेगा PdV इज इक्वल टू हो जाएगा CP माइनस CV, ब्रैकेट में हो जाएगा यहां से DT। चलिए, CP माइनस CV किसके बराबर होता है? बराबर हो जाता है हमारे R के। तो यहां से हो जाएगा PdV इज इक्वल टू हो जाएगा यहां से NDT के बराबर। CP माइनस CV किसके बराबर होता है? R के। तो यहां से हो जाएगा PdV इज इक्वल टू यहां से RDT के बराबर। ध्यान से देखो, ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा है अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऐड कर दूं कि मुझे 5 मोल के लिए करना है, तो ये तो आपका कुछ इसी प्रकार से बन जाएगा, राइट, है ना। सो क्या बचा? एक तरफ बचा PdV, दूसरी तरफ कितना है? दूसरी तरफ है CP माइनस, या फिर चलो CP माइनस CV को हम नहीं डालते हैं क्योंकि हमको वही फाइंड करना है। तो यहां से क्या बचेगा? CP माइनस CV टाइम्स ऑफ DT। अगर मैं कहता हूं PV इज इक्वल टू NRT, तो मेरा PdV कितना हो जाएगा? सो अगर आप लेफ्ट साइड में डिफरेंशियल ऐड कर रहे हो, सो राइट साइड में भी डिफरेंशियल डलेगा। सो ये हो जाएगा NRDT इज इक्वल टू दी CP माइनस CV टाइम्स ऑफ DT। DT DT कैंसिल, नंबर ऑफ मोल्स कर दो 1, CP माइनस CV इज इक्वल टू दी R के बराबर। तो ये स्लाइड्स में इस वजह से लाया हूं बिकॉज इनसे ही आप लोगों ने पढ़ा है, तो आप लोगों को एक यादगिरी रहनी चाहिए। ओके, सो दैट इज द मेयर्स रिलेशन। सबसे जरूरी में स्लाइड हो जाती है आपकी ये वाली, और ये पहली की 2 इक्वेशंस। अगर आपने इतना समझ लिया, बात खत्म। ये 2 इक्वेशन सबसे ज्यादा जरूरी है, फिर आप खुद ही मेयर्स रिलेशन डिराइव कर सकते हो। ओके, चलिए
बढ़ते हैं आगे की तरफ एंड डिस्कस करते हैं अभी हम हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर जिसका नाम है रेडिएशन। चलिए आ जाते हैं डेफिनेशंस के ऊपर, थोड़ा सा गौर फरमाते हैं। ये डेफिनेशंस एज वेल एज 1 मार्क के क्वेश्चन है, बिकॉज इन्हीं से इक्वेशन बनती है a प्लस आर प्लस टी इज इक्वल्स टू दी 1 के बराबर। यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारा ये यूज होता है कि अगर मेरे पास एक सरफेस है तो वो सरफेस पे अगर मेरी हीट इंसिडेंट होती है, तो आप सभी को पता होगा हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। तो हमने लाइट पढ़ा है तो हमको पता है लाइट भी इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट भी होती है एंड ट्रांसमिट भी होती है। हमने साउंड पढ़ा है तो साउंड रिफ्लेक्ट भी होता है, क्लास 10th में एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, एंड साउंड ट्रांसमिट भी होता है, वो भी हमने पढ़ा है, राइट। पर एब्जॉर्प्शन हमने लाइट का नहीं पढ़ा है, एब्जॉर्प्शन हमने साउंड का नहीं पढ़ा है, हम हीट का ही क्यों पढ़ते हैं? उसका रीजन है जब आप धूप में गाड़ी खड़ी करके सन के नीचे चले जाते हो तो आप आकर के हीट को इग्नोर नहीं कर सकते हो चटके लगेंगे इग्नोरेबल नहीं होता है। तो टेक्स्ट बुक वालों ने भी यही सोचा कि यार एब्जॉर्ब तो सब चीजें होती हैं, एनर्जी इज ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड, ओके, एक हिस्सा तो एब्जॉर्प्शन में जाता है, पर हीट का सबने फील किया है तो यहां पर ए भी डाल दिया है। चलिए ए प्लस आर प्लस टी होता है 1 के बराबर, बट इसका शुरुआत ऐसा नहीं है, हम कहते हैं टोटल हीट थी क्यू। टोटल हीट अगर एक सरफेस पे गिरती है तो कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब होता है, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होता है, प्लस कुछ हिस्सा यहाँ पे ट्रांसमिट हो जाता है। एंड अभी मैं जानना चाहता हूं कि कितना हिस्सा एब्जॉर्ब हुआ, कितना हिस्सा रिफ्लेक्ट हुआ, कितना हिस्सा ट्रांसमिट हुआ, तो मुझे टोटल डिवाइड कर देना पड़ता है यहाँ पे Q से। मुझे पता चलेगा एंड दैट्स इट। यही हो जाते हैं मेरे 3-4 डेफिनेशंस। यहाँ पे आ जाता है 1, इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, जहां पे A का वैल्यू हो जाता है QA डिवाइडेड बाय टोटल हीट, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। तो ये सबसे इजी में इजी पार्ट हमारा हो जाता है इस फॉर्मूला का, एंड है भी वही। कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, कितना एब्जॉर्ब्ड हुआ, बाय द टोटल हीट। रिफ्लेक्शन, अमाउंट ऑफ या क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी रिफ्लेक्टेड, ओके, क्या, टोटल एनर्जी से। समझ रहा है क्या वही कि एक प्रोजेक्ट हुआ, टोटल प्रोजेक्ट 100% था, इस लड़के ने 30% किया, उस लड़के ने 40% किया, तो वही है कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसमिटेड, है ना, डिवाइड में क्या है, बाय द बॉडी टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट व्हिच वाज इंसिडेंट ऑन द सरफेस। सो दैट्स इट, ये आपका फॉर्मूला है। इसी से आपको 1 मार्क का आ जाए तो आपको सिर्फ डेफिनेशन लिखना है, 2 मार्क्स के लिए आ जाए तो आपको ये सब एक्सप्रेस भी करके दिखाना है, ठीक है। अभी इसी से आ जाते हैं हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, जो अभी हम समझना का प्रयास करेंगे। अथर्मनस सब्सटेंस, क्या है नाम है अथर्मनस सब्सटेंस। अथर्मनस सब्सटेंस कौन से होते हैं? द सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट ट्रांसमिट एनी इंसिडेंट हीट। तो ऐसे सब्सटेंस जो कोई भी प्रकार की हीट को ट्रांसमिट नहीं करते हैं, द सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट ट्रांसमिट एनी हीट। देखो थर्मनस मतलब एक समझता है समथिंग रिलेटेड टू थर्मल, ए वर्ड डाल दिया है, नॉन थर्मल, तो वही हो गया। द सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट ट्रांसमिट एनी इंसिडेंट हीट रेडिएशंस आर कॉल्ड एज अथर्मनस सब्सटेंस। इनका टी होता है 0 के बराबर। अगर T 0 के बराबर होगा तो इसका एक ही मतलब है कि इसका A और R मिलके 1 देगा, बिकॉज पहले A प्लस आर प्लस टी 1 था, अब T 0 है तो A और R मिलके 1 देगा, ठीक है। चलिए, डायथर्मनस सब्सटेंस, बट डाई नहीं है, डाया अथर्मनस सब्सटेंस। डाया अथर्मनस सब्सटेंस क्या होता है? द सब्सटेंसेस व्हिच आर ट्रांसपेरेंट टू द हीट रेडिएशंस आर कॉल्ड एज डायथर्मनस सब्सटेंस। बेसिकली ये सब्सटेंसेस ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या हो जाता है? ट्रांसपेरेंट का मतलब हो जाता है पास होने देते हैं, राइट। क्या होने देते हैं? पास होने देते हैं, ओके, होने देते हैं। दैट इज बेसिकली द अथर्मनस सब्सटेंस। परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ऐसे सब्सटेंसेस जो सारी के सारी हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। आई होप आपको ब्लैक बॉडी तो पता है, बिकॉज ब्लैक बॉडी के ऊपर ही हमारा पूरा का पूरा रेडिएशन का पार्ट सिचुएटेड है। So perfectly black body is which body absorbs
ऑल द इंसिडेंट रेडिएशंस। ये क्या करती है, सारे के सारे इंसिडेंट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है। तो इसके लिए ए 1 के बराबर होता है और आर भी 0 होता है, टी भी 0 होता है। तो जो जो क्वांटिटीज हमारी 0 होती हैं, जैसे आर 0 है, टी 0 है, तो हम लोग कहते हैं कि ब्लैक बॉडी इज अ पुअर रिफ्लेक्टर, ब्लैक बॉडी इज अ पुअर ट्रांसमिटर। और A1 है तो हम कहते हैं बट इट इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर। तो जो क्वांटिटी 1 है उसको हम लिखते हैं परफेक्ट, यानी परफेक्ट एब्जॉर्बर। जो 0 है तो हम पुअर लिखते हैं, यानी पुअर रिफ्लेक्टर, पुअर ट्रांसमिटर एंड सो ऑन। Spectrum of black body radiation, the graph plotted with the energy emitted by the black body to the wavelength is called as। तो एक स्पेक्ट्रम हम लोग सीखते हैं जिसको कहा जाता है स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसमें हम प्लॉट क्या करते हैं, सो लेफ्ट साइड में हम प्लॉट करते हैं रेडियंट पावर। ओके, सो रेडियंट पावर क्या है, पावर एक प्रकार की एनर्जी ही होती है। सो वही है ग्राफ ऑफ रेडियंट पावर वर्सेस द वेवलेंथ इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। एमिसिव पावर, एमिसिव पावर हम थोड़ी देर में सीखेंगे। एमिसिव के बारे में मैं बाद में बताता हूं, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, आपको बोलेगा ये सब इतना सब कहां से आ गया। चलिए, so what are the different modes of transfer of heat? So heat energy transmitted can be transmitted from one body to another by the mode of conduction, convection and radiation। ये तो आपका स्कूल का क्वेश्चन हो जाता है। कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन में आपके मॉलिक्यूल्स अपनी ही जगह पे वाइब्रेट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक चम्मच गर्म करना है, सो एक चम्मच को मैं गैस के नीचे रख दूं तो क्या होगा, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ही रहेंगे। ओके, मॉलिक्यूल्स अपनी अपनी जगह पे ही रहेंगे बट गर्म होते जाएंगे। गर्म होने से वो क्या होंगे, वाइब्रेट होते जाएंगे। वाइब्रेट होते जाएंगे तो क्या होगा, वो वाइब्रेशंस धीरे धीरे आगे जाएगा। तो सबसे पहले ये हिस्सा गर्म होगा, फिर ये वाला हिस्सा गर्म होगा। मॉलिक्यूल्स खुद मूव नहीं होंगे बट एनर्जी को ट्रांसफर करें। कन्वेक्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स खुद गर्म होते हैं। अगर मैं एक दिया जलाता हूं, तो दिया जलाने से क्या होता है, दिया जलाने से जो भी हमारे यहाँ के ऊपर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो गर्म हो गए। वो गर्म हो गए तो उनको एनर्जी मिल गई तो वो चले जाएंगे। ओके, तो फिर जो बच गए मॉलिक्यूल्स, जो ठंडे मॉलिक्यूल्स आसपास के और आ जाएंगे, फिर वो गर्म होंगे, फिर वो जाएंगे, फिर दूसरे आएंगे। एसी, आई हवा गई हवा, आई हवा गई हवा। रेडिएशन, रेडिएशन का मतलब जैसे माइक्रोवेव में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गिराते हैं, सो हम वेव्स गिरा के, माइक्रोवेव गिरा के वेव्स हम चीजों को गर्म करते हैं। डज हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन नीड अ मटेरियल मीडियम? नहीं, बिकॉज हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू होता है एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपोगेट। चलिए, आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑल्सो गुड एमिटर्स? सो किरचॉफ ने क्या कहा था, किरचॉफ ने कहा था अगर किसी मटेरियल का ए हम कंसिडर करते हैं तो ए बराबर होता है ई के। सो ई क्या है, अभी हम ई को समझाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको आगे नहीं समझेगा। ई का मतलब होता है, किरचॉफ ने क्या कहा, किरचॉफ ने कहा कोई भी सब्सटेंस अगर कोई चीज एब्जॉर्ब करता है, जैसे अगर हम बीच पे चले जाएं, सो एक बीच पे अगर हम लोग एक रेती कंसीडर करते हैं तो बीच पे क्या होती है, वो रेती पूरी की पूरी चीजें हमारी एब्जॉर्ब करती है, राइट। रेती क्या करती है, रेती हमारी पूरी की पूरी चीजें एब्जॉर्ब करती है, पूरा का पूरा सनलाइट वो एब्जॉर्ब करती है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, इस वजह से दोपहर के समय पे हम लोग क्या देखते हैं, हमारी रेती सबसे ज्यादा गर्म होती है। बट हम लोग क्या देखते हैं, रात के समय पे अगर आप वही बीच पे चले जाओ तो आपको बीच ही सबसे ज्यादा ठंडी लगती है, राइट। किसी शहर में अगर बीच है और आप वहीं रात के समय चले जाओ तो आपको सबसे ज्यादा ठंड वहीं पे महसूस होगी। तो बिकॉज जितना एब्जॉर्प्शन हुआ था दोपहर के समय में, रात के समय पे वही बीच उतना एमिशन करती है, क्या करती है, उतना ही एमिशन करती है। सो किरचॉफ ने यही कहा, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ एट अ गिवन टेम्परेचर द रेशियो ऑफ emissive power to coefficient of absorption is equal to the emissive power of a perfectly black body at the same temperature। तो ये इन्होंने फॉर्मूला के टर्म्स में लिखा है, आप लोग आसान भाषा में लिखो, coefficient of absorption is equals to the coefficient of emission के बराबर। So according to Kirchhoff's law, at a given temperature, the coefficient of absorption is equal to the coefficient of emission. So quantity of heat absorbed is equals to the quantity of heat emitted. डिफाइन अथर्मिनस सब्सटेंस एंड डायथर्मिनस सब्सटेंस, तो अभी हमने इसको ऑलरेडी पढ़ा था। सो अथर्मिनस हमने देखा द सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट ट्रांसमिट एनी हीट, राइट।
सो डू नॉट ट्रांसमिट एनी हीट रेडिएशंस आर कॉल्ड एज अ थर्मल सब्सटेंस, हेंस इनका टी कितना हो जाता है 0 के बराबर। सो ऐसे हैं हमारे वाटर, वुड, आयरन, कॉपर, लैम्प ब्लैक हमारे एग्जाम। डायथर्मिनस क्या है? द सब्सटेंसेस व्हिच आर ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब मैंने अभी अभी बताया, दे पास, राइट, पास करते हैं ये, राइट। सो पास करते हैं, दे आर कॉल्ड एज डायथर्मिनस सब्सटेंस। सो इनका आपका दे आर नाइदर, ये अभी अभी हमारा हो गया, सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। और वही गुड पुअर वाली बात कि अगर एक चीज एक सेंस में गुड है तो दूसरे सेंस में वो आपकी हमेशा बैड ही रहेगी। सो बढ़ते हैं आगे की तरफ। डिफाइन करना है स्टेफेंस बोल्ट्जमैन लॉ एंड वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। सो ये आपके लिए 2 मार्क्स के लिए भी पूछे जा सकते हैं, यही आपके लिए 3 मार्क्स के लिए भी दोनों पूछे जा सकते हैं। तो 2 मार्क्स के लिए पूछें तो एक एक लाइन में डिफाइन, एक एक पैरा में डिफाइन कर देके छोड़ देने का। 3 मार्क्स के लिए पूछें तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी डिटेल में बताना एंड स्टेफेंस बोल्ट्जमैन लॉ भी डिटेल में बताना। मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं। ओके, एमिसिव पावर बताना है यहाँ पे, यस। तो पहले मुझे ये बताना, सबसे जो इंपॉर्टेंट टर्म है, ओके, क्या कहा मैंने? सबसे जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो इंपॉर्टेंट टर्म यहां पर हो जाता है हमारा रेडियंट पावर। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या हो जाता है? हो जाता है रेडियंट पावर। इसी रेडियंट पावर टर्म का दूसरा नाम हो जाता है एमिसिव पावर। ठीक है, तो रेडियंट पावर कहता क्या है? रेडियंट पावर हमारा कहता है, अगर मुझे रेडियंट पावर एक बॉडी का निकालना है, सो रेडियंट पावर का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम के बराबर। ओके, इसका डेफिनेशन भी आपका फॉर्मूला से ही आता है। कुछ देर पहले मैंने आपको इस वजह से सिखा दिया कि कैसे आप फॉर्मूला बना सकते हो, तो वही है द एमिसिव पावर या फिर रेडियंट पावर of a body at a given temperature is defined as quantity of radiant energy emitted, okay, by body per unit time per unit surface area। ठीक है, चलिए, as simple as that। सो ये हो जाता है आपका रेडियंट पावर। आपको रेडियंट अभी इसका नाम रेडियंट पावर क्यों दिया गया है? सो पावर अगर आपको क्लास 10th याद हो, सो क्लास 10th में पावर का मतलब होता था एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। तो एक प्रकार से यहाँ पे आपका एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम ही आ रहा है, सो इस वजह से आपको पावर करके यहाँ पे संबोधित चीजें की गई हैं। बिकॉज आपको रेडियंट पावर तब समझेगा, तभी ही आप स्टेफेंस लॉ को अच्छे से समझा पाओगे। सो क्यू का यूनिट होता है जूल्स, एरिया होता है आपका मीटर स्क्वायर में, टाइम होता है यहाँ पे सेकंड में। सो ये हो जाते हैं इसके यूनिट, एंड इसी के मदद से आप लोग डायमेंशंस भी निकाल सकते हो। सो पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन या काइनेटिक एनर्जी, सबका यूनिट जूल ही होता है। तो एक डायमेंशंस उसके नीचे से मीटर स्क्वायर सेकंड। ओके, आ जाते हैं, अभी समझते हैं स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ। तो स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ बहुत ज्यादा सिंपल है। स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ यही कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया। आपको ये शब्द यूज करने हैं तो ठीक है, ये शब्द यूज नहीं करने हैं तो और के बाद वाला यूज कर सकते हो। द पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया ऑफ अ ब्लैक बॉडी। आपको ये यूज करना है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बताता हूं, अरे भाई सीधा लिखना है रेडिएंट पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रेज़्ड टू 4, बात खत्म। ओके, रट्टा नहीं मारना है, जैसे आपको कन्वीनियंट लग रहा है वैसे लिखना है। ओके, समझ रहा है क्या? एक पिक्चर में दिखाया गया था, एक पर्सन को बोलना था आई वॉन्ट टू गिव यू अ लिफ्ट। ओके, सो समझ नहीं रहा था, हेजिटेट हो रहा था, कॉन्शियस हो रहा था, तो उसने गया लड़की के आगे बोल दिया आई वॉन्ट टू लिफ्ट यू। ओके, तो आप ऐसा फोर्सफुली कोशिश करोगे, गलत ही होगा। तो उस वजह से आप ऐसे ही लिख दो। सो रेडिएंट पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रेज़्ड टू 4। जहां पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो आ जाता है कांस्टेंट। यही कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं स्टेफेंस कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क के लिए ही है। सो मैंने 1 मार्क के लिए ही बताया है। इसको थोड़ी देर में हम 3 मार्क्स के हिसाब से भी करने का प्रयास करेंगे, और आपको स्टेफेंस कांस्टेंट का वैल्यू लिखना है। सो आप वैल्यू नहीं लिखोगे तो आपका हाफ मार्क्स कटेगा। भले 1 मार्क के लिए आया हो तो भी आधा मार्क कटेगा, 2 मार्क के लिए आया हो तो भी आधा मार्क कटेगा। तो स्टेफेंस कांस्टेंट का वैल्यू लिखना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है।
कोई बोलेगा अरे सर ये क्या है, इतने सारे यूनिट्स कैसे आ गए? तो ये यूनिट्स इतने सारे ऐसे नहीं आए हैं, आप सिर्फ वैल्यू याद रखो, यूनिट आप कॉन्सेप्चुअली भी कर सकते हो, बिकॉज स्टेफेंस कांस्टेंट होता किसके बराबर है? बराबर होता है r डिवाइडेड बाय t⁴ के बराबर। सो r डिवाइडेड बाय t⁴ के बराबर, सो रेडियंट पावर कितना होता है? अभी अभी हमने देखा, हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, टेम्परेचर का यूनिट k⁴, तो वही है आपका जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और k ऊपर जाएगा तो -4। ठीक है, चल अब वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बोलता है? वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलता है कि जो भी आपका वेवलेंथ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द टेम्परेचर, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो आ जाता है कांस्टेंट, उसी कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं वीन्स कांस्टेंट, या फिर इसका दूसरा नाम है वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। ओके, चलिए, तो ये हो जाता है हमारा बेसिक सा फंडा, एंड इसके बाद लास्टली हम डिस्कस करेंगे यहाँ से हमारा जो एग्जाम क्वेश्चन है प्रॉपर, है ना। सो अभी थोड़े से ही चीजें बची हैं, बस अभी हम डिस्कस करेंगे हमारे जो PYQs, फेमस PYQs हैं, उनके ऊपर अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे गौर फरमाएंगे। चलिए, सो ये आपका अभी अभी आया है लास्ट ईयर ही क्वेश्चन। सो बताना है आपको, डिफाइन करनी है एमिसिविटी, उसका वैल्यू देना है, और बताना है उसके आगे की चीजें क्या क्या कैसे कैसे हैं। इसके बाद हमको आगे बढ़ना है, डिस्कस करना है स्टीफेंस लॉ। सो देखो, कंपैरिजन, है ना, आपके घर वाले आपका कंपैरिजन किससे करते हैं? आपके घर वाले ऐसे बोलते हैं कि वो देखो हमारा पड़ोसी सारा दिन जुआ खेलता रहता है, ये तो तुम हो कि पढ़ाई कर तो रहे हो। है ना, कुछ ऐसा सुना है एग्जाम्पल? मैंने तो नहीं सुना, हो सकता है किसी के घर वाले ऐसे हो, अरे वो देखो सारा दिन इन चीजों में पड़ा हुआ है, ये तो हमारा लड़का है, चलो है निकम्मा बट उससे तो अच्छा है। नहीं, राइट, हमारे घर वाले हमेशा कंपेयर करते हैं ऐसी पर्सनैलिटी से जो हमसे ऊपर हो। तो उसी प्रकार से जैसे हमने एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट पढ़ा, तो उसमें हमने QA डिवाइडेड बाय Q किया, हमने रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट पढ़ा तो उसमें QR डिवाइडेड बाय Q किया। डिवाइड में हम बड़ा एलिमेंट ही रखते हैं या कोई आइडियल चीज ही रखते हैं। तो उसी प्रकार से जो आपका एमिसिविटी है, E का मतलब होता है एमिसिविटी, या फिर E का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन। कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन किसके बराबर होता है? बराबर होता है रेडिएंट पावर मेरी नॉर्मल बॉडी का। तो जो भी मैं नॉर्मल बॉडी कंसीडर करना चाहता हूं, जिसके ऊपर भी मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं, सो ये R हो जाता है उसका पावर, डिवाइडेड बाय हो जाता है यहां से, बोलो कंपेयर किससे किया जाता है? सो कंपेयर किया जाता है ब्लैक बॉडी से। सो डिवाइडेड में आपके आ जाएगा टॉप पर, बिकॉज ब्लैक बॉडी आपको पता है मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है। सो अगर एब्जॉर्ब मैक्सिमम करता है तो वो एमिट भी मैक्सिमम करेगा। सो एक प्रकार से टॉप पर ही आपका हो गया। सो वही चीजें यहाँ पे दी गई हैं। अभी इसमें आप क्या कर सकते हो? इसमें आप बोल सकते हो कि समझो आपका जो गिवन बॉडी है वो भी ब्लैक बॉडी ही है, तो क्या हो जाएगा? RB डिवाइडेड बाय RB कितना हो जाएगा? सो हो जाएगा 1 के बराबर, है ना। सो और परफेक्ट रिफ्लेक्टर कोई चीज है जो सिर्फ रिफ्लेक्टर है, यानी कोई चीज एब्जॉर्ब कर ही नहीं रहा है। सो अगर एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा है, सो किरचॉफ के हिसाब से एमिट भी नहीं करेगा। तो आप इसे डिफाइन कर सकते हो कि E0 क्या होता है, E1 क्या होता है। एंड फॉर अ नॉर्मल बॉडी, यहाँ पे नॉर्मल शब्द है, एक नॉर्मल बॉडी के लिए E का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 ही रहेगा। ओके, सो यहाँ पर हमारा डायग्राम यही समझा रहा है कि एब्जॉर्ब किया एंड एमिट यहां से किया। सो दैट इज द बेसिक सा फंडा। एक ब्लैक बॉडी है, एक आपकी यहां से नॉर्मल बॉडी है। आ जाते हैं, डिस्कस करते हैं अभी हम स्टेफेंस लॉ। तो स्टेफेंस लॉ में आपको अच्छे से मेरे वे में समझाता हूं। अभी तो आपको इंग्लिश लिखना अच्छा खासा आ चुका होगा, सो दैट वुड नॉट बी अ बिग डील। तो मैं आपको मेरे हिसाब से समझाता हूं, देन आप लोग यहां से इक्वेट कर सकते हो। देखो, स्टेफेंस ने क्या कहा? स्टेफेंस ने कहा जो रेडिएंट पावर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा T⁴ के बराबर। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो आ जाता है कांस्टेंट, वही कांस्टेंट हो जाता है स्टेफेंस कांस्टेंट। R किसके बराबर होता है? बराबर होता है Q डिवाइडेड बाय 80 के बराबर, इज इक्वल टू हो जाता है ऐसा।
स्टेफेंस ने फर्दर क्या कहा, ये जो भी लॉ उसने बनाया है वो सिर्फ और सिर्फ बनाया है काले शरीरों के लिए। ओके सो कितना गंदा चैप्टर है हमारा। ओके भगवान करे निकाल दें सिलेबस से ही। ओके सो रेसिज्म हटे या ना हटे, सिलेबस तो कम हो जाएगा। चलिए सो हटना चाहिए, ऐसी बात तो नहीं है, जस्ट किडिंग। पता चला कोई आ गया यहाँ पे एनजीओ का पर्सन। चलो सो यहाँ पे हमारा लॉजिक क्या हो जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉडी के लिए है। तो समझो कोई बॉडी यहाँ पर ब्लैक नहीं है, तो मुझे, क्योंकि देखो ब्लैक बॉडी के लिए क्या होता है, ब्लैक बॉडी के लिए E1 के बराबर होता है। तो E है E नहीं है, ये सब चीजें हमारी मैटर ही नहीं करती हैं, बिकॉज एनीवेज E हमारा 1 के बराबर है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, अगर हमारा ब्लैक बॉडी नहीं है सो E 1 के बराबर नहीं होगा। सो फॉर जनरल बॉडी अगर मैं कंसीडर करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, E से भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, Q डिवाइडेड बाई 80 इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा E T⁴ के बराबर। अब बात क्या है, बार बार आपने देखा होगा पावर 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 पावर, रेडियंट पावर। यहां पर भी ये लोग सिर्फ पावर पावर के बारे में बात कर रहे थे, राइट। सो पावर पावर के बारे में अगर बात करेंगे तो हम लोग भी क्या करते हैं ना, पावर होता क्या है आइडियली, सो पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम के बराबर। तो उसको एक ही जगह रख देंगे, बाकी टर्म्स भेज देंगे हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। सो ये हो जाता है आपका आइडियल फॉर्मूला, ठीक है, जो हम सीईटी में यूज करते हैं, ठीक है। बट बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्या करना पड़ता है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए हमको सराउंडिंग का भी टेम्परेचर लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, सराउंडिंग का भी टेम्परेचर लेना पड़ता है। तो लेटेस्ट से सराउंडिंग का टेम्परेचर है T0। फिर टेक्स्ट बुक में ऐसे दो टर्म्स हैं, T-T0, फिर है T0-T। आपको कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको हमेशा याद रखना है, आपको बड़ा माइनस छोटा लिखना है। क्या करना है, बड़ा माइनस छोटा। अगर मेरा टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा है तो मेरी इक्वेशन हो जाएगी Q/T इज इक्वल टू हो जाएगा A सिग्मा E T⁴ माइनस T⁴ के बराबर। चलिए, अगर मेरा सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है मेरे बॉडी के टेम्परेचर से, तो यही लॉ हो जाएगा Q/T इज इक्वल टू A सिग्मा E T⁴ माइनस T⁴ के बराबर। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल है, बड़ा माइनस छोटा करो, आपका डेरिवेशन वहीं पे समाप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी। तो यहाँ पे 6 ऑब्जर्वेशंस हैं, मैं आपको ओरली बताते जाता हूं, आपको जस्ट वही लिखनी है। पहली ऑब्जर्वेशन, ये ग्राफ है रेडियंट पावर वर्सेस वेवलेंथ का। ग्राफ्स, हम लोगों को अच्छे ग्राफ्स देखने की आदत होती है, हमको क्या होती है, अच्छे ग्राफ्स देखने की आदत होती है, लाइक स्ट्रेट लाइन, ऐसा लाइन, राइट। बट यहां पर तो ये आड़ा टेढ़ा है, नहीं अच्छा लग रहा है मुझे। ओके तो पहली पॉइंट हमारी यही हो जाती है कि ग्राफ हमारा जो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन का होता है वो हमेशा होता है अनइवन। ओके सो ग्राफ हमेशा कैसा होता है हमारा, अनइवन, जिसको आप लिख सकते हो नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। So from experimental curves, it is observed that at a given temperature, the energy is not uniformly distributed in the spectral graph of the black body. दूसरी चीज, I don't know आपको पता है या नहीं पता है, बट ये वाला ग्राफ साइंटिस्ट लोग कोई भी समझा नहीं पाया था। ओके 50-50 साल लग गए, बट कोई भी साइंटिस्ट समझा नहीं पाया था, तो मैं कैसे समझा पाऊंगा। सो बात ऐसी नहीं है। सो यस यही बात है, ये वाला ग्राफ पूरे क्लासिकल फिजिक्स के दृष्टिकोण से समझा ही नहीं जा सकता है। ओके तो ये ग्राफ रीजन था कि क्लासिकल फिजिक्स एक पॉइंट के बाद फेल होने लगी, बिकॉज किसी भी साइंटिस्ट को समझ नहीं रहा था ये ग्राफ का शेप ऐसा क्यों हो रहा है। एंड देन जब बाद में प्लैंक ने क्वांटम फिजिक्स बनाई, तब जाके इस ग्राफ का एक्सप्लेनेशन मिला। तो याद रखना, इस ग्राफ की आपको ऑब्जर्वेशंस बतानी है, ना कि एक्सप्लेनेशंस। ओके तो पता चला आप लोग एक्सप्लेनेशन ढूंढ रहे हो, या कोई स्टूडेंट आ गया बोल दिया अरे सर तुमने तो बस ये जो दिख रहा है वही कराया, एक्सप्लेनेशन किधर है। तो एक्सप्लेनेशन कोई साइंटिस्ट भी नहीं दे पाया कभी। ओके चलिए, सो पहली पॉइंट हमने लिखी कि हमारा ग्राफ पूरा का पूरा अनइवन है। दूसरी पॉइंट यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, दूसरी पॉइंट देखते हैं कि हर एक बार मुझे कोई एक पीक वेवलेंथ मिलती है। ओके
सो वो जो पीक वेवलेंथ हमको मिल रही है उसको हम डिनोट करते हैं बाय द सिंबल लैम्डा मैक्स। उसको हम किससे डिनोट करते हैं? डिनोट करते हैं बाय द लैम्डा मैक्स। सो सेकंड पॉइंट, जब भी मेरा ग्राफ का पीक आता है, तो जब भी मेरे ग्राफ का पीक आएगा तो जो पॉइंट होगी उसको हम इंडिकेट करते हैं बाय यूजिंग द सिंबल लैम्डा मैक्स। थर्ड पॉइंट हम कहते हैं कि लैम्डा मैक्स क्या है? लैम्डा मैक्स खुद में ही एक मिसनोमर है। हम लोग क्या कहते हैं? लैम्डा मैक्स खुद में क्या है? सो लैम्डा मैक्स खुद में ही एक प्रकार से मिसनोमर है। मिसनोमर का मतलब होता है गलत नाम है उसका। कोई बोलेगा सर नहीं समझा, ये क्या है, मिसनोमर कहां से आया? तो एग्जांपल तौर पे सी हॉर्स। सी हॉर्स एक प्राणी है जो समुद्र में पाया जाता है, बट क्या वो घोड़ा है क्या? आंसर है नहीं, है ना। सो सी हॉर्स इज अ मिसनोमर। तो यहाँ पे लैम्डा मैक्स में बोल तो रहा हूं, बट आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि सर लैम्डा तो यहां तक जा रहा है 3000 तक, तो आप ऐसे कैसे 500 वाले वेवलेंथ को लैम्डा मैक्स कह रहे हो? सो यस, हम लोग लैम्डा मैक्स क्यों इंडिकेट करते हैं? लैम्डा मैक्स का यहाँ पर इंडिकेशन क्या होता है? लैम्डा मैक्स का इंडिकेशन होता है जो मेरी लैम्डा मैक्स की वैल्यू रहेगी उसके लिए मेरा रेडियंट पावर मैक्सिमम होगा। क्या होगा? मेरा रेडियंट पावर यहां से मैक्सिमम होगा। ओके, सो दैट इज द बेसिक्स यहां पर की क्या हो जाता है? दैट इज द बेसिक्स यहां पर की। तो इधर वही है, वो लैम्डा मैक्स है और वो आपका वैसा नहीं है। ठीक है, चलिए, तो 3 पॉइंट यहां पर ये हो जाती है। चौथी पॉइंट हो जाती है जो भी एरिया अंडर द कर्व आप निकालोगे, सो उससे हमको पता चलता है टोटल एनर्जी कितनी एमिट होगी। फिर हम लोग कहते हैं जो हमारी ये पीक है, वो पीक धीरे धीरे देखो राइट साइड शिफ्ट होती जा रही है। पहले पीक वहां थी, फिर यहां थी, फिर यहां आती है, फिर यहां आती है। सो पीक हमारी धीरे धीरे राइट हैंड साइड शिफ्ट हमारी होती जाती है। एंड फिर इसमें से ही हम कहते हैं कि मैं टेम्परेचर जैसे जैसे घटा रहा हूं, मेरा वेवलेंथ इस तरफ शिफ्ट हो रहा है, यानी वेवलेंथ बढ़ रहा है। सो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ आपका यहीं से आता है। सो ये 5 या 6 पॉइंट्स आपकी मोर देन सफिशिएंट हो जाती है। चलिए, इसके बाद फेरीज ब्लैक बॉडी आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका डायग्राम। सो फेरीज ब्लैक बॉडी इज बेसिकली एक ऐसा स्कीम है कि एक मॉल के बाहर लिखा हुआ है फ्री एंट्री, फ्री फूड। ओके, तो सारे लोग पहुंच जाते हैं, अरे फ्री की एंट्री है, फ्री का खाना है, खाते जाते हैं, खाते जाते हैं। एंड ऐसा भी लिखा हुआ है कि सिर्फ 8 बजे तक फ्री का खाना है, तो और फटाफट खाते जाते हैं कि रात को भी भूख नहीं लगे, है ना। यहाँ लिखा हुआ है 6 बजे तक फ्री खाना है, तो सब लोग बोलते हैं कि चलो दोपहर का भी अपना निकल जाए, ऐसे टाइम पे जाए, और रात का भी अपना निकल जाए, तो सब खाते जाते हैं। बट जैसे ही वॉशरूम के लिए जाते हैं तो लिखा हुआ है 500 रुपीज चार्जेस एंड एग्जिट चार्जेस 1000 रुपीज। ओके, तो अभी फंस गए, अभी कहाँ जाएंगे? तो ये भी अपना वैसा ही है कि लाइट के अंदर आने का छोटा सा रास्ता बना दिया है, बट सामने रखा है कोनिकल प्रोजेक्शन। कोनिकल प्रोजेक्शन रखने से होता क्या है? कोनिकल प्रोजेक्शन रखने से हमारी लाइट कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इंसिडेंट हो जाती है, फिर यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होती है, देन ऐसा करते करते रिफ्लेक्ट होती जाती है। सो दिस इज बेसिकली माय इंसिडेंट रेडिएशन अपर्चर। अपर्चर का मतलब होता है छोटी सी ओपनिंग। कोनिकल प्रोजेक्शन क्यों लगाया है? बिकॉज देखो, अगर कोनिकल प्रोजेक्शन नहीं लगाते तो हो सकता था लाइट मेरी यहां से अंदर आए और सीधा इंसिडेंट होके सीधा यहां से बाहर निकल जाए। ओके, ऑब्वियसली बात है इवैक्यूएटेड स्पेस रखेंगे, बिकॉज मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि लाइट के केमिकल रिएक्शन हो जाए। लैंप ब्लैक के सरफेस से यहाँ पे पॉलिश करते हैं, तो पूरा का पूरा पॉलिशिंग करते हैं हम ब्लैक बॉडी के सरफेस से, तो पूरा यहाँ पे लैंप ब्लैक के सरफेस से पॉलिशिंग यहाँ पर किया जाता है। एंड उसके बाद हमारा डबल है लेयर। डबल क्यों है? ताकि गलती से यहाँ से थोड़ी सी निकल भी जाए तो बाहर वाले लेयर पे आके अगेन अटक जाए, तो अपने को टोटल तो अंदर के तरफ ही मिले। सो यही है आपका द इनर सरफेस ऑफ द स्फीयर इज कोटेड विथ लैंप ब्लैक एंड वगैरह वगैरह। So I think that was the enough part for the kinetic theory of gases, right? इसके बाद yes हमारा फाइनली किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन जो आपका एक PYQ है। सो किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन हमारा वही है कि आपका वेवलेंथ और इन सब चीजों से डील करता है। बताता क्या है? बताता वही है कि आपका A किसके बराबर होगा? A बराबर होगा E के। बट कैसे? अभी हमको वही समझने का प्रयास करना। सो देखो, अभी इंग्लिश तो अभी लेक्चर हमारा समाप्ति के तरफ आया है, तो इंग्लिश में चीजों को लिखना तो आप सभी को अब तक आ गया होगा, डेट्स नॉट अ बिग डील। बट कैसे करना है समझते हैं।
सो कंसीडर करते हैं हम दो बॉडी, एक है मेरी फर्स्ट बॉडी, एक है मेरी सेकंड बॉडी। जो मेरी सेकंड बॉडी है वो आइडियली है मेरी यहाँ से ब्लैक बॉडी। क्या है? सेकंड बॉडी है मेरी यहाँ से ब्लैक बॉडी। मैं क्या करता हूं, एक अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे इंसिडेंट करता हूं। तो जो अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे मैंने इंसिडेंट की है, समझो यहाँ से मैं क्यू अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट करता हूं, यहाँ पर भी क्यू अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट करता हूं। अब ब्लैक बॉडी का नेचर क्या है? ब्लैक बॉडी का नेचर है जितना भी हीट इंसिडेंट करोगे पूरा एब्जॉर्ब कर देगी। तो ब्लैक बॉडी का जो एब्जॉर्ब्ड अमाउंट ऑफ हीट रहेगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन वाला जो हीट रहेगा वो सीधा रहेगा यहाँ से अपना पूरा का पूरा एब्जॉर्प्शन किया होगा, है ना, पूरा का पूरा। इधर ए हमारा 1 के बराबर। बट यहां पर सिचुएशन कैसा होगा? सो यहां पर सिचुएशन ऐसा नहीं होगा, आप लोगों को पता है। सो ए किसके बराबर होता है? आपका कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बराबर होता है क्यू आर डिवाइडेड बाय या फिर क्यू ए डिवाइडेड बाय यहां से अपने क्यू के बराबर। सो इसने एब्जॉर्ब कितना किया हीट? सो यहां से जो एब्जॉर्ब्ड हीट था वो था ए टाइम्स ऑफ क्यू के बराबर। और इसने कितना हीट एब्जॉर्ब किया? सो इसने जो हीट एब्जॉर्ब किया वो था आपका टोटल का टोटल, जितना भी गिरा था हीट पूरा का पूरा इसने यहां से एब्जॉर्ब किया। तो ये हो जाते हैं हमारे पहले दो इक्वेशंस, है ना। ये क्या हो जाते हैं? ये हो जाते हैं हमारे पहले के दो इक्वेशंस। फिर हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं रेडिएंट पावर किसके बराबर होता है? सो बराबर होता है हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम के बराबर। बट टाइम सेम टाइम के लिए हीट गिराई है, एरिया दोनों का सेम है। सो मैं बोल सकता हूं जहां जहां क्यू दिख रहा है वहां वहां मैं क्या कर सकता हूं, वहां वहां मैं आर भी लिख सकता हूं, है ना। तो बस हम यही चीजों का सिर्फ हम चेंजेस करते हैं, है ना। और अगर मैं टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज देखना चाहूं, सो टेक्स्ट बुक वालों ने क्या किया है, बिकॉज आपको अल्टीमेटली फॉलो टेक्स्ट बुक का करोगे तो थोड़ा सा ज्यादा ब्लेसिंग वाली फीलिंग आएगी, है ना। सो यस, टेक्स्ट बुक वालों ने क्या किया है? टेक्स्ट बुक वालों ने इन दोनों इक्वेशंस को ही यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। क्या कर दिया है? इन दोनों इक्वेशंस को ही यहाँ पर इन्होंने डिवाइड कर दिया है। सो इन्होंने क्यू ए किसके बराबर कर दिया है? रेडिएंट पावर के आर के। सो हो जाएगा आर इज इक्वल टू दी ए क्यू। ये भी क्यू ए किसके बराबर कर दिया है? आर के। बट बिकॉज ये ब्लैक बॉडी है सो इस वजह से ऐसा। सो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को यहां से डिवाइड कर देंगे, सो मिलेगा आर डिवाइडेड बाय आर बी इज इक्वल टू डी, हो जाएगा यहां से ए क्यू डिवाइडेड बाय यहां से क्यू के बराबर। क्यू और क्यू कैंसिल, आर अपॉन आर बी किसके बराबर होता है? ई के। वही है कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल्स टू दी, हो जाता है यहां से कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन के बराबर। चलिए फटाफट से देखते हैं यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस शुरू करते हैं हम 2025 से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स बिलोंग टू डायथर्मिनस सब्सटेंस? सो हमने देखा थर्मिनस सब्सटेंस ऐसे हैं जो हीट एनर्जी को ट्रांसमिट नहीं होने देते, राइट। बट कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो डायथर्मिनस होते हैं, यानी वो ट्रांसफर होने देते हैं। ओके, सो होने देते हैं। सो उसमें आपका वुड, आयरन, कॉपर। ओके, तो ये तीनों तो होने नहीं देंगे आपके। सो यहाँ पर ग्लास आपका बेसिक सा आंसर हो जाता है। टेक्स्ट बुक का एक बार हम देख लेते हैं। इन लोगों ने डायथर्मिनस के लिए थोड़ा सा कुछ एक वर्ड यूज किया है शायद, ओपेक करके, राइट। सो वो ओपेक वर्ड कौन से डेफिनेशन में है? मुझे कब से वो अंदर में खटखट आ रहा था। सो वो ओपेक वर्ड आपका है ना, ऑन द अदर हैंड द ऑब्जेक्ट डज नॉट ट्रांसमिट एनी रेडिएशन, इट इज कॉल्ड एज ओपेक। तो एक ओपेक करके भी डेफिनेशन है। सो ओपेक सब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं? ओपेक सब्जेक्ट हमारे ऐसे होते हैं जिनका ट्रांसमिशन जीरो होता है। जैसे मेरा हाथ ओपेक है, अगर मैंने रख दिया तो आपको लाइट नजर नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपका ग्लास ही सबसे ज्यादा आपका ट्रांसपेरेंट है एक प्रकार से। वुड, आयरन, कॉपर तो आपके चीजें पकड़ लेते हैं। चलिए उसके बाद ये सम है एंड ये भी आपका सम है। स्टेट एंड प्रूव द किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन, जो अभी अभी लास्ट में हमने किया। मेयर्स रिलेशन कैसा शुरू करोगे? मेयर्स रिलेशन शुरू करोगे, पहले प्रोसेस करोगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो जितना भी हीट होगा वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा आपके टेम्परेचर में एंड आपका हो जाएगा NCV/dt के बराबर। फिर आप वही गैस को हीट करोगे एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे कोई भी खास बात नहीं होती है, तो आपका वर्क डन में भी हीट जाएगा प्लस आपका एनर्जी में भी हीट जाएगा। ये बराबर हो जाएगा NCP/dt के बराबर। दैट्स इट। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे सबमिट करो एंड यू कैन स्टार्ट, है ना। चलो, ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ फेरीज ब्लैक बॉडी। सो ये आपका वही पूरा का पूरा डायग्राम बनाना है, इन चीजें यहां से करनी है। एंड उसके बाद यहां से पूछा गया है आपका फॉर्मूला। सो आपका फॉर्मूला क्या होता है मीन फ्री पाथ का? सो मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला हो जाता है
1/√2 पाई तो मेरे कांस्टेंट के रूप में आ जाते हैं। उसके बाद ये प्रोपोर्शनल होता है टू द n, बिकॉज जितने आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे उतना मीन फ्री पाथ कम होगा। फर्दर मोड जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो उसका डायमेंशन हम 2D लेते हैं, 3D नहीं लेते हैं। सो उसके वजह से हम अगर बड़ा मॉलिक्यूल है ओके तो आपका मीन फ्री पाथ कम हो जाएगा, बट छोटा मॉलिक्यूल है तो चल जाएगा। तो हम यहाँ पे d स्क्वायर लेते हैं। स्क्वायर क्यों लेते हैं? बिकॉज उसका एक बॉल है, बॉल ओके तो बॉल के हम लोग 2 डायमेंशन कंसीडर करें, बिकॉज इवेंचुअली गैस इतनी बड़ी थोड़ी होती है ओके तो इस वजह से हम d नहीं लेके, डायमीटर नहीं लेके, डायमीटर का स्क्वायर लेते हैं ताकि एक डायमेंशन ये भी आ जाए, एक डायमेंशन हमारा ये भी आ जाए। On the basis of kinetic theory, obtain an expression for the pressure exerted by the gas। तो ये भी आपका वही 4 मार्क का पूरा प्रेशर का डेरिवेशन हो जाता है जो हमने माइंड मैप के साथ पूरा का पूरा किया।